सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज ये भी नहीं गलती है। हाँ चलो भाई, खैर क्या आपको लगता है मोदी जी की गलती है? नहीं नहीं नहीं, क्या मोदी जी की गलती है? चलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओके, बड़े खतरनाक लोग तो हैं। एबीपी लाइव हम खुद में, मेरे पापा न्यूज़ देख, ज़्यादा कुछ करते भी नहीं और फिर भी हम लोग मतलब है, मेरे पापा न्यूज़ देख रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में यही आवाज़ आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इंडिया के लोगों में अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा। ऐसा लगता है मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, मतलब कोई भी हो, ये चीज़ गई नहीं, ये तो बेकार। लेकिन ज़्यादा कुछ करते भी नहीं और फिर भी हम लोग मतलब चीयर करते रहते हैं ऐसे, जैसे कि मतलब उनकी विक्ट्री मतलब हमारी विक्ट्री, उनका लॉस मतलब हमारा लॉस, जबकि उनको घंटा फर्क नहीं होता इससे। ठीक है कि तुम क्या उनके बारे में सोचते हो, लेकिन मानना तो पड़ेगा यार, इंडियंस में एकदम पॉलिटिकल अवेयरनेस हो ना हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस जीरो है, लेकिन पॉलिटिकल जिसको क्या बोलते हैं लगाओ, ठीक है, वो एकदम दबा के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। खैर आज हम स्टार्ट करते हैं सेलिंग फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की विशेषताएं देखेंगे। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरीके से बना था, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकंड लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है, इसके सेलियन फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इसके विशेषताएं क्या हैं वो हमें देखना है। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 2, लेट अस स्टार्ट द सेलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट सेलियन फीचर इज दिस: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसे कैसे माने, नहीं मानना पड़ेगा आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो 395 आर्टिकल थे उसमें, 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये थोड़ा सा डिफर कर सकता है नंबर, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं ये नंबर तो रटने की जरूरत है बिकॉज ये तो कभी चेंज होने का ना, ठीक है। और ये नंबर में अगर मैं बात करूं प्रेजेंटली कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं, पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल या पार्ट इतनी जल्दी ऐड और डिलीट नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि ओरिजिनल में कितने थे और अभी मौजूदा समय में कितने आर्टिकल है, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। अब ये पिक्चर मैंने क्यों लगाई, ये पिक्चर इसलिए लगाई ताकि आप ये समझ सकें कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने उनको छीन लिया और उनको ठीक है कर दिया। मेन हमने क्या किया है, हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई बोरो तो किया हमने, लेकिन इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है। इंस्पिरेशन तो आप भी ड्रॉ करते हो ना, जैसे कि अब आप क्यों, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे बहुत पहले, जैसे कि हम लोग के मम्मी पापा के टाइम पे, आप पूछना ठीक है, हो सकता है पता भी हो, जो हम पैंट पहनते थे वो नीचे से ब्रॉड होते थे, कुछ तो उनको बोलते थे ब्रॉड होते थे। फिर वो चपटी वाली पैंट चली, फिर चपकी वाली पैंट अभी चली, अब फिर से वही फैशन में आ गया ब्रॉड वाला। तो अभी ब्रॉड वाला पहन रहे लड़कियों खासकर, काफ़ी मैंने देखा पहन पहने ये साथ, बाकी मतलब फोटो इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो ये सारी चीज़ें क्या हमें दिखाती हैं कि भाई हम भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, जो चल रहा होता है ट्रेंड में वो हम करने लगते हैं, हमारा खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, हेयर स्टाइल अगर वो किनारे से छोटा छोटा करना है तो छोटा छोटा कर लेंगे, अभी वो पहले गोल कटिंग जो चलेगा वही हम चला लेंगे, मतलब जो हमारे एक्टर्स और ये सब करेंगे वही हम करने लगते हैं। तो या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो कि जैसे मान लो हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो हम यार उनके यहाँ पर देख के आए थे, जो फ्लोरिंग थी ना, मतलब मार्बल लगा हुआ तो बहुत अच्छा था, तो वैसा लगवाएंगे, पेंट जो उनके घर का बड़ा अच्छा लग रहा था वैसा लगवाएंगे, तो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं तो वैसा रहेगा। ओके ओके, पार्ट 7 हैज बीन डिलीटेड एंड न्यू पार्ट्स हैव बीन एडेड, पार्ट नंबर 4A, 9A, 9B एंड 14A। सो देयर वर ओरिजिनली, इफ आई टॉक अबाउट, देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी पार्ट्स, 22, अभी 25 हैं। एक्चुअल में 4 ऐड किए गए हैं, एक डिलीट किया गया, तो 4 ऐड किए गए तो 26, एक डिलीट किया गया तो 25। पार्ट 7 को डिलीट किया गया, पार्ट 7 को 7th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे डिलीट कर दिया गया, और पार्ट 4A को, पार्ट 9A को, पार्ट 9B को और पार्ट 14A को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से। तो क्या हुआ, 25 हो गए, अभी 4 जोड़े गए, एक हटाया गया। सर इसको 7th अमेंडमेंट से हटाया गया, हमको किससे जोड़ा गया वो नहीं बताएंगे। अब क्योंकि 7th अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि वो तो रहा ही नहीं, डिलीट हो गया, तो फिर इसलिए बता दिया कि 7th अमेंडमेंट से डिलीट हुआ, क्योंकि इनको पढ़ना है तो वहाँ पे देखेंगे कि किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए और कब ऐड किए गए, सारी चीज़ें कब वो अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बात यहाँ पे आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन सिस्टमेटिक फॉर्म, नॉट स्ट्रक्चर्ड, तो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। रिटन की अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, इसको कुछ लोग ठीक है, इसको कुछ लोग जो है मिलकर बैठ के बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा बोलते हैं। तो संविधान सभा क्या करती है, इसको बैठ के बनाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोग मिलकर बैठ के बनाते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम है, यूके में, वहाँ पे ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठी थी। वहाँ पर जो भी बाई लॉज, जो भी टेम्पररी लॉज चले आ रहे थे, जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुसलमानों में शरिया होता है, हिंदुओं में भी अपना हिंदू रिलीजियस एक्ट होते हैं, तो इन सबको अगर, ठीक है, इन सबको अगर मर्ज करके ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, इन सबको मर्ज करके कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता, तो उसको हम बोलते हैं कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन तो क्या है कि वो कंपाइल और स्ट्रक्चर हुआ है, वो ऐसा नहीं कि जो पहले चीजें एग्जिस्ट कर रही थी उन्हीं को कंपाइल करके कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। इसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और रिटर्न को अमेंड करना यानी उसमें बदलाव लाना, उसमें चेंजेस लाना इज नॉट ईजी, वो आसान नहीं है। ठीक है, वो आसानी से अमेंड नहीं हो सकता रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। और वहीं अगर बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको आसानी से अमेंड किया जा सकता है, इट इज ईजी टू अमेंड। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पर आपका यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो ये आपका व्यवस्थित रूप से संकलित और संरचित किया जाता है, वहीं पर अनरिटन वाला जो है संरचित नहीं किया जाता है। ठीक है, औपचारिक रूप से गठित होता है और ये औपचारिक रूप से गठित होता है। ठीक है, मतलब गठित नहीं होता है, औपचारिक रूप से गठित होता है और ये अनौपचारिक या फिर औपचारिक रूप से गठित नहीं होता है।
संशोधन करना इसमें आसान नहीं होता, इसमें संशोधन करना, अमेंडमेंट करना आसान होता है। ओके, अब व्हाट इज अमेंडमेंट? तो अमेंडमेंट होती क्या चीज़ है? तो अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो अमेंडमेंट संशोधन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी बुक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इसमें जो भी चेंजेस किए जाएंगे उन चेंजेस को क्या बोला जाएगा? उन चेंजेस को बोला जाएगा अमेंडमेंट। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट होता है जो भी कोई फॉर्मल चेंज किया जाता है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज अमेंडमेंट। ओके, और कैसे क्या किया जाता है वो हम आगे देखेंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए डिस्कशन का कि अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाता है और कैसे क्या होता है। बस अमेंडमेंट होता क्या है? तो अमेंडमेंट होता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी चीज़ को ऐड करना, डिलीट करना, उसमें चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट के थ्रू किया जाता है, संशोधन के थ्रू किया जाता है। दूसरा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल में क्या अंतर होता है, ये जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी नहीं पढ़ना है हमें। अभी बस इतना ध्यान रख लेना, ये एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी चीज़ें हमने कहीं से बोरो करी हैं, यानी कहीं से हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है, लेकिन उस चीज़ को अभी हमें यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप फैट मैन भी आपके पास होगी बुक, तो उसमें आप देखेंगे कि इसी पर्टिकुलर चैप्टर में लिखा तो हुआ है, लेकिन एक लाइन भी उसमें लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड द एंटायर पॉलिटी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा जॉइंट सेटिंग ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो तुम्हारे मन में आएगा जॉइंट सेटिंग क्या होती है? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब जॉइंट सेटिंग में पढ़ाऊंगा तो वहीं बता दूंगा कि यहाँ से लिया है, तब तुमको समझ में अच्छा जॉइंट सेटिंग ये होती है। तो तुमको एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझना भी तो पड़ेगा। अब मैं बोलूँ कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? तुम्हारा कुछ नहीं होगा ना, सिंपल। तो जब कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ोगे, आज ही पढ़ोगे, तो वहाँ पे बताऊंगा। तो एक साथ नहीं पढ़ना होता इसको, ठीक है, वो पढ़ा दिया जाता है बात अलग है, लेकिन ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए। जब पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे अपने आप, वहाँ अपने आप जो सोर्सेज है, कौन सी चीज़ कहाँ से ड्रॉ करिए, 80 से 90% आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। 2-3 चीज़ें जो एक्स्ट्रा होंगी वो देख लेंगे बाद में, या तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम पूरा ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिया, चाहे तो लिखना चाहे अभी तो लिख सकते हैं, नहीं तो जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमने यूके से बोरो किया है। ओके, संसदीय प्रणाली। देन आते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? देखो, फेडरेशन का मतलब समझो। फेडरेशन बनता है सेंटर और स्टेट से। आपको पता है कि हमारे देश में, किसी भी देश में सेंटर तो एक ही होता है ना, केंद्र सरकार तो एक ही होती है ना, मल्टीपल तो होती नहीं है। केंद्र तो एक ही होता है, स्टेट मल्टीपल होते हैं। ठीक है, स्टेट क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। जैसे कि यूपी, बिहार, तो यहाँ पर हर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, जैसे बिहार में आज बनेगी नई गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर पुरानी वाली जो भी, तो इनके, इसको क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से बनता है, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे भारत में त्रिस्तरीय सरकार मौजूद है, 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक केंद्र है, ठीक है, फिर हमारे राज्य सरकारें हैं नीचे, उसके नीचे हैं लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय निकाय, जिसमें कि पंचायत और नगर पालिका आती हैं। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी कि जो राज्य होते हैं ये एजेंट नहीं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये अपनी अथॉरिटी खुद डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद इनकी अलग अलग पावर्स लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखा हुआ है कि अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी साथ किस तरीके से सरकार बनेगी, चलेगी, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके रहमो करम में स्टेट गवर्नमेंट पल रही है सेंटर के, उनकी वो खुद अपनी अथॉरिटी को डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को पावर देकर रखी है, सेंटर को भी पावर दी है और जितने हमारे स्टेट हैं उनको भी पावर देकर रखी है। ये बात करूं अगर लोकल बॉडीज की, तो ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, यानी कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन नहीं मिल रखा था लोकल बॉडीज को, पंचायत नगर पालिका को। वो तो 1992 में, 1992 में जाके जब हम पंचायत नगर पालिका पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे कि तब जाके लोकल बॉडीज करके भी कुछ बनाया गया। लेकिन अभी लोकल बॉडीज को आप छोड़ दो पूरा, अभी फोकस करो सेंटर और स्टेट पे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को भी पावर दे रखी है और स्टेट्स को भी पावर दे रखी है कि सेंटर भी गवर्नमेंट बनाओ, तुम्हारी ये पावर है, स्टेट तुम भी गवर्नमेंट बनाओ, तुम ये पावर है तुम्हारी। लेकिन है क्या, इंडिया का जो फेडरेशन है उस पर, उसको क्वाजी फेडरल बोलते हैं, उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो कहीं बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोलता है। तो किसी ने फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला इसको। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो हमारा फेडरेशन है, ध्यान से समझते हैं ना बेटा, रिपीट नहीं करूंगा, ये सोचोगे वंस मोर कि तुम्हारा एक ध्यान तुम्हारा बिहार चुनाव में है और एक इधर है, ना ऐसे चल नहीं पाएगा। ठीक है, फोकस कर लेना यहाँ पे, क्योंकि ये फिर दिक्कत होती है इसमें लोगों को कि कौन सा फेडरल फीचर और कौन सा सेंट्रल फीचर। तो ध्यान से सुनना। तो फेडरेशन जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को पावर देकर रखी, स्टेट को पावर दे रखी। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कुछ लोगों ने ये कमेंट्री करी इंडिया के फेडरेशन पे कि वो क्वाजी फेडरल है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। इंडिया का फेडरेशन जो है उसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है, ऐसा आइवर जेनिक्स ने बोला। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो हमारा फेडरेशन है, फेडरेशन समझ गए, सेंटर और स्टेट्स के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को पावर दी रखी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ज्यादा पावर दी है। वो कैसे? वो ऐसे कि कल को अगर आपातकाल लग जाए, नेशनल इमरजेंसी, कल को अगर आपातकाल घोषित हो जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो उस केस में सेंटर गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी मिल जाती है स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर। इवन वो उनके लिए कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो पूरा सेंटर का कंट्रोल स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, यहां तक कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो एक राज्य का मुखिया होता है, एक राज्य का हेड होता है, वो भी अपॉइंट कौन करता है? वो भी अपॉइंट सेंटर करता है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन तो है, लेकिन सेंटर को ज्यादा पावर्स मिल रखी हैं, इसीलिए इन लोगों ने बोला क्वाजी फेडरल।
क्वाज़ी फेडरल मतलब वो फेडरल जो पूरा फेडरल नहीं है, थोड़ा फेडरल है, लेकिन थोड़ा सेंटर को पावर ज़्यादा मिल रखी है। ये बोला था केसी वेयर ने, याद रखना है। कोऑपरेट करना पड़ता है यहाँ पर सेंटर स्टेट को फेडरलिज्म में, इस फेडरलिज्म में, संघवाद में दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है, ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म सौदेबाजी संघवाद, बार्गेन करना पड़ता है। बार्गेन करना पड़ता है कैसे कि इसमें हम लेजिस्लेट कर सकते हो, उसमें तुम लेजिस्लेट कर सकते हो, इस तरीके से बार्गेनिंग चलती है, ऐसा मॉरिस जोन्स का कहना था। मॉरिस जोन्स का मेथड ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी फेडरलिज्म है, पावर का डिवीजन है, लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ऐसा आइवो जेनिंग्स का कहना था। ये सब मतलब पॉलिटिकल फिगर्स थे अपने अपने देश के, ठीक है, पॉलिटिक्स अच्छी मतलब एडवोकेट लॉयर इस तरीके के, ठीक है। तो इन लोगों ने कमेंट्री करी थी इंडिया के फेडरलिज्म पे, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किसने क्या कमेंट्री करी। अब एक सवाल बनता है कि कौन सा फेडरल फीचर और कौन सा यूनिटरी फीचर है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट को पावर दी तो गई है, स्टेट्स को पावर दी तो गई है, लेकिन सेंटर के पास कहीं कहीं पे ज़्यादा पावर्स हैं। तो जहां जहां पावर दी गई है स्टेट को उसको बोलते हैं फेडरल फीचर, और जहां जहां पावर नहीं दी गई है स्टेट को उसको बोलते हैं यूनिटरी फीचर। जहां शक्ति दी गई है राज्य को, संघीय विशेषता, और जहां पर नहीं दी गई है या केंद्र के पास ज़्यादा पावर है वहां एकात्मक विशेषता। मैं आपको एनालॉजी ड्रॉ करके समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि आपको समझना है क्या है ना, ऐसे समझो। आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल दे देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। तो ऐसे समझ लो कि ये घर है, ठीक है, ये तुम्हारे मम्मी पापा है, ठीक है, ये तुम्हारे मम्मी पापा है, और तुम भाई बहन कितने हैं, मान लेते हैं 3 4 भाई बहन हो। ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, तुम 4 भाई बहन हो, तुम्हारे ये अलग अलग रूम है, तुमको खूब ऑटोनॉमी है कि तुम जो चाहो वो करो अपने रूम में, ठीक है, जो चाहो वो अपने रूम में करो, जब उठना है जब सोना है जो करना है वो करो अपने रूम पे। लेकिन कहीं कहीं क्या है, पैसे मांगने तुम्हें मम्मी पापा से ही जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना है कि नहीं वो तुम्हें मम्मी पापा से पूछने जाना पड़ेगा, कुछ और अगर बड़े डिसीजन लेने मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि भाई तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हारी हेल्थ में बुखार आ गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो वो तुम्हारे रूम में आके आ सकते हैं, तुम्हारी प्राइवेसी को वो कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि उनका काम है तुम्हारी देख रेख करना। एग्जैक्टली यही काम है ये सेंटर और ये सब। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली आप ये समझो, मैंने बेस्ट एनालॉजी ड्रॉ करके आपको समझाया है। जो हेल्थ वाला भी एग्जांपल दिया ना, ये प्रेसिडेंट रूल जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ समझ में आएगा। जब स्टेट की हेल्थ खराब होती है कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तो सेंटर जो है पावर में आ जाता है, सेंटर कंट्रोल ले लेता है स्टेट का, ठीक है। सेंटर जो होता है वो डायरेक्शन देता है स्टेट को कुछ मैटर्स पे। तो इस तरीके ये समझो, तो ये समझ में आया आपको कि यानी पावर है स्टेट के पास, जैसे कि लिखित संविधान है, जैसे ऐसे समझ लो बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनीय विधानमंडल है। तो एक हमारा लोकसभा भी और एक राज्यसभा भी है, ठीक। राज्यसभा में कहाँ से लोग आते हैं? राज्यसभा में जो राज्य के लोग हैं वो इनडायरेक्टली भेजते हैं सेंटर में। अभी बताओ मुझे, तुम इतना तो तुमको पता होगा, ठीक है, कि सेंटर में, केंद्र की अगर मैं जब बात करूं तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है कि नहीं होता? तो राज्यसभा में लोग राज्यों से ही तो आ रहे हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वही तो भेज रही हैं, वही तो भेज रही हैं। तो एक तरीके से राज्यों का रिप्रेजेंटेशन मिल रखा है सेंटर में, तो ये फेडरल फीचर होगा। फेडरल फीचर क्या है? जहां पर स्टेट को पावर मिल रखी है, डुअल गवर्नमेंट है, दोहरी सरकार है, एक केंद्र में होती है और एक राज्य में होती है, तो उनको पावर मिल रखी है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट होती तो केंद्र का उस पर कंट्रोल होता, तो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए वो फेडरल फीचर है। संविधान हमारा लिखित है इसलिए वो रिजिड है, उसको इतना देखो। अब हमारा संविधान भी ना, जैसे कि हमारा फेडरल फीचर है, कम प्योर फेडरल नहीं है, सेंटर को पावर ज़्यादा मिल रखी है, इसी तरह हमारा संविधान ना तो प्योर रिजिड है और ना प्योर फ्लेक्सिबल है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से संशोधित नहीं हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से संशोधित हो सकती हैं। तो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वो भाग जो आसानी से संशोधित नहीं हो सकता है, वो फेडरल फीचर में आएगा। और जो आसानी से संशोधित हो सकता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका यूनिटरी फीचर में आएगा। क्यों यूनिटरी में आएगा? क्योंकि आसानी से अमेंड करके, अमेंड कौन करता है वो हम आगे देखेंगे। संविधान में कोई भी बदलाव वो सिर्फ केंद्र ही कर सकता है, राज्य का बहुत ही लिमिटेड रोल होता है, वो भी कहीं कहीं पे। तो करता कौन है संशोधन? केंद्र। तो अगर इसको रिजिड ना रखा गया, ठीक है, तो सब कुछ अमेंड कर देगा केंद्र अपने फेवर में। तो जो फ्लेक्सिबल पार्ट है उसको तो यूनिटरी फीचर बोलेंगे, लेकिन रिजिड पार्ट को फेडरल फीचर बोलेंगे। संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, सर्वोच्च है, तो वो भी आपका फेडरल फीचर में आएगा। अब यूनिटरी में क्या आता है? एक ही संविधान है, एक ना होता तो दो होता। जैसे मान लो एक ही घर है और एक ही रूम है, उसी में सबको रहना है, उसी में सबको रहना है, क्योंकि मम्मी पापा तो बहुत से घर के, तो मम्मी पापा की चलेगी, जब उठेंगे तब उठना पड़ेगा, जब सोएंगे तब सोना पड़ेगा, जब बोलेंगे पढ़ो तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ अलग से कर भी नहीं सकते हैं, कुछ अलग की और जो गतिविधियां होती हैं जो अपने रूम में कर पाते हैं वो गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। तो सिंगल है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल ना होती तो राज्यों की भी एक नागरिकता होती, जो कि नहीं है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट की जो मन मर्जी वो करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है तो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो अनुच्छेद 312 में लिखी हुई हैं, जिसमें 3 आती हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस और IFS दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट जंगल। तो ये अब ये क्यों यूनिटरी फीचर है? क्योंकि इनकी नियुक्ति सब कुछ अपॉइंटमेंट, सब ट्रेनिंग वगैरह, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सब करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति कहाँ पे जाके होती है? इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट होती है जाके स्टेट में। तो कर कौन रहा है सब कुछ? इनकी सब अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कौन करवा रहा है? केंद्र करवा रहा है, लेकिन इनकी जाके कहाँ पे सर्व कर रहे हैं? स्टेट में कर रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाई सेंटर, जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है केंद्र, क्योंकि राज्यपाल एक राज्य का मुखिया होता है, तो राज्य का मुखिया कायदे से राज्य को चुनना चाहिए, लेकिन भेज कौन रहा है? केंद्र भेज रहा है। तो ये भी आपका यूनिटरी फीचर आएगा, और ये हमने कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया? कनाडा से, ठीक है। गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर। इवन जो हमने ये लिया ना, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना, ये हमने कनाडा से बोरो किया है। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछो।
व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप? जब सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा एकल नागरिकता क्या होती है। अभी के लिए समझ लो कि सबके पास भारत की नागरिकता है। यूएसए में जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलती है, तो वहाँ पर आप यूएस के तो नागरिक हो ही, प्लस जिस राज्य में मान लो कि जहाँ भी रह रहे हो, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में, तो वहाँ की भी नागरिकता होती है। इट इज लाइक सेइंग कि भाई आपके पास भारत की नागरिकता और उत्तर प्रदेश बिहार की नागरिकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं चलता है। भारत में सिर्फ आपके पास भारत की नागरिकता होती है, निवासी होते हो आप उत्तर प्रदेश या बिहार के। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ा जाए। ओके। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान का वो भाग जिसको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड। आवाज़ यार कितनी बढ़ाएं भाई, आवाज़ बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतनी जोर से तो। कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा। कितनी तो आ रही है आवाज़। ठीक है, दोहरी सरकार। चलो भाई, तो अभी आते हैं चौथे वाले पे, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर पे आते हैं। अभी शुरू किया जाए। शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का बंटवारा हम बोल सकते हैं। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। ओके, चलो। तो शक्तियों का बंटवारा का मतलब क्या है? देखो, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, ये केंद्र के लेजिस्लेचर हैं, विधायिका हैं, ये जो कानून बनाते हैं। कानून अगर बनाना होता है तो उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करना होता है, विधेयक को, बिल को, तब वो जाके कानून बनता है। ठीक, उस कानून को लागू कौन करता है? जैसे कि कानून बनाया मोटर व्हीकल एक्ट की, अगर कोई बिना हेलमेट के दिख गया तो 1000 रुपये का चालान है। तो ये कौन लागू कर रहा है? कौन इसको एक्चुअल में लागू कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है? तो ट्रैफिक पुलिस वाला कर रहा है। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं। तो सर ये भी तो गवर्नमेंट नहीं भाई, ये गवर्नमेंट नहीं होती है। लोकसभा राज्यसभा गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। अब तुम पॉलिटी पढ़ने आ चुके हो, ठीक है, तो तुम्हें वो चाय वाली चर्चा नहीं करनी है कि ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट नहीं, वो लेजिस्लेचर बोलते हैं उसको, विधायिका बोलते हैं लोकसभा राज्यसभा। गवर्नमेंट इस लेजिस्लेचर का पार्ट है, हिस्सा है। सरकार के लोग बैठते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और फिर विपक्ष के लोग उनसे सवाल पूछते हैं, और जब सवाल पूछते हैं तो क्या होते हैं? एंटी नेशनल होते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे, कार्यपालिका की अगर बात करेंगे, तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो भी कानून बना है उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना। सरकार ऐसे समझ लो, सरकार मोदी जी हैं और उनके जितने भी मंत्री हैं और उनके अंडर में जो भी सब है, इवन आप आईएएस ऑफिसर, ये सब एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है जो लॉ को कैरी आउट कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, आजकल वीडियो आते रहते हैं, जज ने पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को, एसडीएम डीएम को बुला के हड़का दिया वहीं पे। क्यों? कि भाई तुम कानून को सिखाओगे तो हमें बताओगे कि लॉ क्या होता है और कैसे क्या होता है। तो कार्यपालिका का काम ये होता है, एक तो कानून का निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना कि जो विधायिका ने कानून बनाया है वो सही है भी या नहीं है, और फिर सही तरीके से उसको लागू भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कि मन मर्जी तरीके से पुलिस झंडे मार रही है, जो मना रहा है वो कर रही है। तो जुडिशरी का काम 2 है, एक तो कानून को भी चेक करना कि कानून सही है कि नहीं है, और सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया, और दूसरा कि सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1000 रुपये अगर चला है, ठीक है, चालान, तो ऐसा तो नहीं कि वो 5000 रुपये ले रहा है, घूस ले रहा है। तो वो सब जुडिशरी का काम होता है देखने का। ठीक, तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी सरकार के 3 ही अंग होते हैं। अब भारत में क्या है, या फिर अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं अमेरिका का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि इन तीनों में सेपरेशन होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। सेपरेशन जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कानून बनाने का काम विधायिका का है तो यही कानून बनाए, ये ना बनाए, ये ना बनाए। अगर कानून को इंप्लीमेंट करने का काम इसका है तो ये ना करे, ये ना करे। अगर ये देखने का काम कि कानून सही है कि नहीं है, सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसका है, तो ये और ये उस काम में दखलंदाजी ना करें। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जैसे कि यूएस में है। क्यों नहीं है भारत में? क्यों नहीं है भारत में? भारत में इसलिए नहीं है, पहला कारण तो अभी मैंने तुमको बता ही दिया अनोइंगली, एंड दैट वाज कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। समझे नहीं सर? अभी क्या बताया मैंने? मोदी जी और उनके जो मंत्रिमंडल में एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट है। कहां बैठते हैं? लोकसभा राज्यसभा में तो बैठते हैं, उनका अलग से तो कोई हाउस है नहीं, उनका अलग से तो कोई हाउस है नहीं, उसी में बैठते हैं। और ये क्या लेजिस्लेचर, ये बड़ा डब्बा में जो दो डब्बे दिख रहे हैं, क्या लेजिस्लेचर? इन्हीं में छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, ये गवर्नमेंट है। तो एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो जो चीज किसी का पार्ट है तो उससे अलग कैसे हो सकता है वो? बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। समझ रहे हैं आप? यानी एग्जीक्यूटिव भी लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, वो बात अलग है कि लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का ही है और उस पर रिव्यू करने का काम जुडिशरी है। तो अच्छा, तो सर इसीलिए बोल रहे हैं क्या कि वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है लेजिस्लेचर का, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में ही गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, तो अच्छा इसीलिए होगा? सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी कारण है। जैसे कि और कारण क्या है? और कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका क्या करती है, कोई कानून बनता है उसको नल एंड वॉइड कर देती है। अभी ये केस हुआ था, तुम समझ नहीं पाओगे उसको, तमिलनाडु वाला केस, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हम आगे देखेंगे कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का काम करने लगती है, उसका काम करने लगती है। जैसे कि कहीं पे इस तरीके की घटना हो जाती है जो बहुत ही सीवियर घटना होती है, न्यायपालिका तुरंत एक्शन में आती है और बोलती है कि इनको इतना मुआवजा दो या फिर इनको ये करो। तो मतलब जो काम एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए था वो जुडिशरी करने लगती है। तो इसलिए इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन तो है, कानून यही बनाता है, उसको लागू ही करता है और न्याय भी यही देता है, लेकिन कई बार ये होता है इसके उसमें घुस जाता है, ये तो है ही इसका पार्ट। तो इसलिए हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट हम बोल देते हैं कि इंडिया में डिवीजन ऑफ फंक्शंस है। क्या है?
डिवीजन ऑफ फंक्शंस है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल नहीं है जो यूएस में देखने को मिलता है। अब यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये सर अगेन क्या होता है वो मैं पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे समझ लो कि डोनाल्ड भैया लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, डोनाल्ड भैया और उनकी जो पूरी कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है कि एग्जीक्यूटिव शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा, अरे भैया 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, अरे हुए थे कि नहीं हुए थे चुनाव भी, ठीक, तो जो चुनाव जीत के आए हैं वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर से निकाली जानी चाहिए। अब ये भी थोड़ा डीप है, डीप ऐसे है कि जैसे एस जयशंकर है, कोई चुनाव जीत के नहीं आए लेकिन फिर भी विदेश मंत्री हैं, उसका कारण अलग है उनका, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल नंबर 75 वहां पर देखेंगे तब। लेकिन अभी के लिए समझ लो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं कि इंडिया में डिवीजन ऑफ फंक्शंस है इंस्टेड। ये बात गले उतरी कि नहीं उतरी, जल्दी बताओ, समझ में आई थी चीज? सर आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए इंडिया में, कौन सा क्या होना चाहिए? उसको लागू करने का काम इसका, न्याय देने का काम इसका, कानून देखने का काम इसका है। लेकिन भारत में क्या है तो अलग अलग काम है लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है। अब हमें पता कहाँ से चलता है कि अलग अलग, जैसे हम आर्टिकल 50 पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल 121 तो कई जगह से लिखा है कि विधायिका को जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं करना है कि जज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसी तरह जजेस को कोर्ट में डिस्कस नहीं करना है कि लोग किस तरीके से कानून बना रहे हैं, नहीं, सबको अलग अलग अपना अपना काम देखना है, खत्म बात। अब आते हैं भारत की अनुसूचियों पे, शेड्यूल्स पे। आखिरी चीज़ है हमारी, आखिरी टॉपिक है लेक्चर का आज। तो शेड्यूल्स होते क्या है शेड्यूल्स, जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब भारतीय संविधान बना था तो 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 हो गई। तो वो तो समझ में आता है, भाग है, पार्ट है। इट इज़ लाइक कि भाई जैसे हमारे बुक में एक पार्ट होता है और एक पार्ट में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो पार्ट ये हो गया और चैप्टर ये हो गया। लेकिन शेड्यूल्स क्या है? तो शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स वो हैं जो चीज़ों को आर्टिकल में डिटेल में नहीं लिखा जा सकता था, आर्टिकल में वहाँ पर बहुत लंबा हो जाता वो, इसलिए अलग से हमने शेड्यूल जोड़ दिए और वो डिटेल वाली चीज़ वहाँ पर डाल दी हमने। तो ऐसे 12 शेड्यूल्स हैं जहाँ पे चीज़ें डिटेल में डली हुई हैं। जैसे कि पहला अनुसूची बात करता है, सर टिरिक विरिक मत करना, लास्ट में बताएंगे वो, ठीक, एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। जितने भी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और उनका क्षेत्र अधिकार लिखा हुआ है कि उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कितना होगा, कहाँ कहाँ तक इनका क्षेत्र अधिकार होगा, वो पहली अनुसूची में लिखा हुआ है, ठीक। दूसरे की बात करेंगे तो प्रोविजन रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ दीज, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेस, कैग, इन सब का लिखा हुआ है यहाँ पर कितना भत्ता, कितना पैसा इनको मिलेगा। कुछ ऐसे करके भी याद कर सकते हो, जैसे पीसीएस, पी से हो जाएगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सी से हो जाएगा आपका कैग, एस से हो जाएगा जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ऐसे याद कर लो। पी से याद कर लो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सी से याद कर लो कौन, सी से याद कर लो कैग, एस से याद कर लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हो गए वो, और ऐसे याद कर लो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो लोकसभा में होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, क्लियर थी चीज़? ओके, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कैग होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ये सब लोग इसमें होते हैं। थर्ड में आते हैं, तीसरे वाले में लिखा हुआ है ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, जजेस, कैग, इन सबकी ओथ और अफर्मेशन लिखी हुई है। ओथ और अफर्मेशन क्या होती है? तो ओथ वो लोग लेते हैं जो लोग आस्तिक होते हैं, अफर्मेशन वो लोग लेते हैं जो नास्तिक होते हैं, ठीक है, जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते। तो भगवान की शपथ ले रहे हैं तो ओथ, नहीं ले रहे हैं तो अफर्मेशन, ठीक है। तो इसमें किस किस की ओथ अफर्मेशन लिखी हुई? मिनिस्टर, मिनिस्टर सिर्फ केंद्र के नहीं राज्यों के भी, ऐसे मत सोचना कि राज्यों की कोई अलग शेड्यूल्स बने होते हैं, नहीं, ठीक है। तो यूनियन स्टेट के मिनिस्टर्स जो हैं, एमपीज यानी कि सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए यानी कि विधायक, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जजेस, कैग। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे शेड्यूल 3 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की यहाँ पर ओथ रेफर्मेशन नहीं लिखी हुई है, जो कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन है उनके एमोल्यूमेंट और अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 4 पे, यानी चौथी अनुसूची पे, विच टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है कि राज्यसभा में किस हिसाब से सीटों का आवंटन होगा, किस राज्य से कितनी सीटें निकल के आएंगी, ठीक है। कल का पीडीएफ कहाँ नहीं डला है, ठीक है। तो किस राज्य से कितनी सीटें निकल के आएंगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भारत में राज्यसभा में, वो हम राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सीटों का आवंटन नहीं है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा शेड्यूल 4 में दिया हुआ है, चौथी अनुसूची में। देन आते हैं पांचवीं वाली पे। अब पांचवीं और छठवीं जरा ध्यान समझना, मेन जो दिक्कत होती है वो 5, 6, 7 में, और ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8 इन्हीं से बनते हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक। और कन्फ्यूजन होगा 5 और 6 में, पहले ही बता दिया तुम, ताकि अगर तुम नींद के आगोश में हो या जाने वाले हो, ठीक है, ऐसा तुम्हें लग रहा है तो ना जाओ तुम, ठीक है। बॉटल कहाँ गई यार? आंध्रा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, कितने हो गए? 10 राज्य हो गए। शेड्यूल 6 में लिखा है प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, कितने राज्य हो गए? 4 हो गए। हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। तो जहाँ जहाँ पे ये जनसंख्या रहती है, जहाँ जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उस जगह को हम 5th या 6th शेड्यूल का स्टेटस दे देते हैं। समझ आएगा? अब तुम्हारे मन में आएगा डाउट
की, तो फिर अंतर क्या है? दोनों में वही बोल रहे हो कि जहाँ जनजाति रहती है उसको 5वां या 6वां का दे देंगे स्टेटस। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो 6वां वाला है वो सिर्फ इन 4 राज्यों में लागू होता है। हाँ, तो ऐसे तो 5वां वाला भी तो सिर्फ 10 में ही होता है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, यहाँ कोई दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट के अलावा? चारों नॉर्थ ईस्ट के हैं। और संविधान जब बना था तो ओरिजिनली लिखे गए थे सिर्फ इन्हीं चारों के नाम। ठीक। और अगर मान लो किसी और राज्य को देना है 6 शेड्यूल का स्टेटस, तो क्या होगा? तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसकी अगर बात करें तो अगर ये स्टेटस देना है किसी को तो वो देश का राष्ट्रपति दे सकता है, प्रेसिडेंट। ये जो है 5th शेड्यूल, ये सिर्फ डील करता है उन ट्राइबल स्टेट से जो सेंट्रल पार्ट, नदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा स्पेशल क्या है कि उनको अलग से शेड्यूल में डाला गया है? क्योंकि उनकी ज्योग्राफी अलग है, उनका कल्चर बहुत अलग है, सोशली और कल्चरली बहुत अलग है बाकी ट्राइब्स से भी वो। तो इसलिए उनके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको स्पेशल शेड्यूल में डाला गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद ऐसे रखते हैं, एटीएम विदाउट मनी। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। एटीएम मनी याद करना है, एटीएम मनी, ATM मनी, लेकिन इसमें मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है। ध्यान रखना इस पर, ये ध्यान रखना होता है कि जब आता है क्वेश्चन तो मणिपुर डालता है उसमें। अब ये 10 राज्यों में, ये 4 राज्यों में, ये इसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है, ये प्रेसिडेंट घोषित कर सकता है। तो तुम मुझे बताओ किसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रहा है? ऑटोनॉमी क्या है? अरे भैया मेरे, क्यों दिया जाता है इसको? जैसे मान लो यहाँ ट्राइब बहुत रहती है, ये है ट्राइबल एरिया, ये 5th शेड्यूल का स्टेटस मिल गया। पहली बात तो तुम ध्यान रखना, चाहे 5th हो चाहे 6th हो शेड्यूल, ये पूरे राज्य को नहीं मिलता है कि आंध्र प्रदेश जो है पूरा राज्य 5th शेड्यूल में नहीं। आंध्र प्रदेश में जो कोई छोटा सा जगह होगी जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसको 5th शेड्यूल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो वहां पे होता यह है कि बिना राज्यपाल की अनुमति के कोई भी वहां पर चीज लागू नहीं होती है। तो राज्यपाल का मेन कंट्रोल होता है वहां पर। लेकिन एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जिसकी रिकमेंडेशन ली जाती है, जिससे पूछा जाता है अगर लैंड को, जमीन को वहां की ट्रांसफर करना है किसी नॉन ट्राइबल को, ट्राइबल्स की लैंड को किसी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर करना है, इनकी परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता है। और जो बाकी चीजें हैं वो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर की परमिशन के बिना कोई भी केंद्र का राज्य का कानून नहीं लागू होता है यहाँ पे। और वहां पर इनकी एडवाइस ली जाती है, सिर्फ इनकी एडवाइस ली जाती है। और राज्यपाल, ध्यान सुनना, खासकर वो स्टूडेंट जो अगर सीडीएस सीएपीएफ का सोच रहे हैं, पीसीएस वगैरह का, यहाँ से बहुत दबा के क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में, तो ठीक है। तो गवर्नर को हर साल एक रिपोर्ट भेजनी होती है, प्रेसिडेंट को देनी होती है, यानी कि सेंटर में। और अगर मान लो कि गवर्नर फेल्स टू डू सो, अगर वो रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे उस पर्टिकुलर जगह पे जो 5th शेड्यूल एरिया है वहां पर सेंटर का भी कंट्रोल हो सकता है, इन वेरी सम फ्यू सर्कमस्टांसेस। 6वीं वाली पे आ जाओ, 6th में यहाँ क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है। यहाँ पर होती है ADC, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इनकी इतनी पावर होती है कि कानून भी यहाँ का यही बनाते हैं। 5th में क्या बोला था कि कोई भी कानून जो बनाया गया है भाई केंद्र और राज्य, वो इनकी परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर गवर्नर, वो होता है गवर्नर इनकी परमिशन आप बोल रहे हैं, फिर एडवाइस लेता है। जो बनाएगा गवर्नर को वो करेगा, लेकिन बस एडवाइस ले लेगा, बस इनकी एडवाइस ले लेगा। यहाँ पे क्या 6वीं में ये खुद ही बनाते हैं लॉ। ऐसा नहीं कि लॉ आएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि करें कि ना करें, और यहाँ पे तो भी नहीं, यहाँ पे तो बस तुम्हारी एडवाइस ली जा रही है, ये बताओ करें कि ना करें, तुमने ना भी करती तो भी किया जा सकता है, बट एडवाइस ली जाती है यहाँ पर। यहाँ पे क्या वो खुद ही कानून बनाते हैं, यानी कि इनके पास खुद की जगह की थोड़ी सी कमी को देखते हुए यहाँ पर छोटा छोटा लिखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, इनके पास खुद की जुडिशियल पावर होती हैं, इनके पास खुद की टैक्सेशन पावर्स होती हैं, पावर टू कंट्रोल लैंड पावर होती है, यानी कि इनके पावर टू कंट्रोल द लैंड। तो ये सारी पावर होती है ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, ठीक। तो अंतर समझ आया तुमको? क्या अंतर समझ में आया? वही लद्दाख वांट्स इट, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं, वही लद्दाख वांट्स इट। तो लद्दाख के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है? जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसी में ही अंदर लद्दाख भी आता था। 2019 में उसको खत्म किया गया आर्टिकल 370 को, और JNK और लद्दाख को अलग अलग यूटी बनाया गया। लद्दाख वॉज हैप्पी कि उसको पावर्स मिलेंगी, ऑटोनॉमी मिलेगी। हाँ, सोना मांग यही डिमांड कर रहे हैं, ओके। हाँ, रोला है इनका, ठीक है। चलो, तो देवर हैप्पी कि भाई इनको कुछ ऑटोनॉमी मिलेगी, है ना। हो सकता है इनको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी इनकी खुद को जो इनको अभी पावर नहीं मिल पा रही थी। जम्मू कश्मीर में ही लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लद्दाख में तो कुछ था नहीं, तो लद्दाख साइड लाइन फील हो रहा था। लद्दाखीज वर हैप्पी कि चलो अब हम अलग से यूटी बन गए हैं, अब हमें पावर मिलेंगी। लेकिन उनको चीट फील हुआ, उनको धोखा फील हुआ कि भाई उनको ना तो जो उनको प्रॉमिस किया गया था वो कुछ नहीं दिया गया, जिसलिए वो खुश हुए थे, जिसलिए उस डिसीजन जो गवर्नमेंट का था 2019 में सपोर्ट किया था गवर्नमेंट का, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने लद्दाखीज ने 6th शेड्यूल का स्टेटस का मांग किया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया 6th शेड्यूल वहां पर वो आ गया तो ADC सेटअप हो जाएंगी, और फिर उनके पास बहुत पावर होती है कानून बनाने की, जुडिशियल, टैक्सेशन, लैंड इवन ट्रांसफर किसी को नहीं करी जा सकती है। अब ये इनकी कंसर्न है, क्यों चाहते हैं 6th शेड्यूल? क्योंकि अभी आपको पता है कि जैसे अडानी जी को जमीन दी गई, वहां पर पूरे सोलर प्लांट लगाएंगे, ऐसे और भी, क्योंकि अब वहां पर कोई भी जाके जमीन खरीद सकता है, कोई भी बाहरी भी वहां पे जा सकता है, जमीन खरीद सकता है, वहां डेवलपमेंट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है वहां पर। लेकिन लद्दाखीज का मानना है कि हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिमालयन रीजन बहुत ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, जो कि सही भी है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। अगर वहां पे हर जगह डेवलपमेंट ही कर देंगे तो फिर हमारी जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब ही क्या रहेगा? हमारी जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है तो वो तो रहेगा ही नहीं। जो आज हम टूरिज्म के लिए जाते हैं लद्दाख में तो कुछ बचेगा ही नहीं अगर हम हर जगह, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब हर जगह सेम नहीं होता है। अब हमने इनको क्यों दे रखा है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम? अब अगर आप अंडमान निकोबार में जाके जहां पर जरावा ट्राइब रह रही है उनको बोला हम तुम्हें रोड बना देंगे, तुमको लात मार के भगा देंगे। भाई उनको नहीं चाहिए रोड, उनको चाहिए उनकी प्राइवेसी। उनके लिए डेवलपमेंट रोड बनना नहीं है, उनके लिए डेवलपमेंट है कि शांति का जीवन, ठीक है।
तुम्हारे लिए होगा कि रोड बन गया, ब्रिज बन गया और हसल कल्चर और फलाना कल्चर, नहीं, उनको है कि भाई हम हंट करके खाते हैं, जाते हैं चैन को सोते हैं रात में, वही हमारे लिए जीवन है, ठीक है, हमें मत सिखाओ डेवलपमेंट क्या होता है। तो वही है इनका भी कहना है कि अगर यहाँ पर बाहर ही आएंगे तो उनकी जॉब चली जाएंगी, ठीक है, यहाँ का जो सोशल जो कल्चर है वो पूरा तहस नहस हो जाएगा, जो उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। अब इनको क्यों दिया गया शेड्यूल में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि इनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, बहुत अलग है, ये मेन ट्राइबल ग्रुप से भी बहुत अलग है, इसलिए इनको फिफ्थ शेड्यूल में नहीं, इनके लिए अलग से शेड्यूल क्रिएट किया गया। तो ऐसा लद्दाखीज का भी मानना है कि हमें भी दिया जाए सो दैट हमारी लैंड किसी को ऐसे ट्रांसफर ना करी जा सके, ठीक है, यहाँ पर रैपिड इस तरीके का फालतू का डेवलपमेंट ना हो, हमारा जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट हो, जो हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, यहाँ पर बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स हैं, तो वो प्रोटेक्ट हो सके। तो ये इनकी डिमांड है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सिक्स शेड्यूल में तो सिर्फ 4 ही राज्यों का मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो तो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है वो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है इसके लिए, सिक्स शेड्यूल में, फिफ्थ में कुछ अमेंडमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा, इसके लिए अमेंडमेंट कि अगर लद्दाख को जोड़ना है तो यहाँ पर आपको एक और यूटी जोड़ना पड़ेगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, लद्दाख, जो कि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, और अगर बिल लाएगी भी तो ऑब्वियस बात है ऑपोजिशन उसका अपोज करेगा नहीं, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का वही है कि नहीं, उसमें तो 4 राज्य हैं और उसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये लद्दाख का मेन इशू है, ठीक है। वाई नॉट मणिपुर? क्योंकि मणिपुर में नीड नहीं होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उनको नहीं लगा कि मणिपुर में कुछ ऐसा अलग ट्राइबल कल्चर है तो हम मणिपुर को उसमें डालें। पाकिस्तान गया था ट्राइब सेव करने, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। पाकिस्तान क्यों गया था सोना मांगचुक? सोना मांगचुक का तो ये कहना था, एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर सभी देश के लोग आए थे, तो उसमें मैं भी इन्वाइटेड था, और भी मतलब ये सोना मांगचुक कहना था, नॉट सपोर्टिंग है, ना ये मेरा कोई लेना देना है, ठीक है। तो बस उनका ये कहना था कि वहाँ पर क्योंकि बुलाया गया था, कोई तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो वहाँ गया था, और इवन मैंने वहाँ पर इंडिया को लेके कुछ तो मतलब चीज़ें अच्छा ही बोला था, इंडिया की यूनिटी को लेके कुछ तो उन्होंने किया था, मतलब बोला था, लेकिन अब जो है वो तो मुझे पता नहीं, हो सकता आप लोगों को ज़्यादा पता हो थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। पाकिस्तान क्यों गया था सोना मांगचुक? मतलब पाकिस्तान गया था, ठीक है, एंटी नेशनल है जो भी है, ठीक है, लेकिन ठीक है, इफ योर लॉजिक इज कि वो पाकिस्तान गया था, सो माई क्वेश्चन इज डिमांड सही है कि नहीं है उनके लोगों की? द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि शेड्यूल में डालना ही चाहिए, लद्दाख को नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनकी कॉज ऑफ कंसर्न क्या है उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए, कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है, डेफिनेटली एवरीवन वांट्स कि भाई वहाँ पे चाइना है, लद्दाख में चाइना बहुत पास है, एक्साई चेन वॉज द पार्ट ऑफ इनिशियली, अगर प्रेजेंट डे हम देखें तो लद्दाख का ही था, तो जम्मू कश्मीर होता था, ठीक है, पूरा स्टेट, तो वहाँ पर है वो कि भाई चाइना का अगर हम बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है, और वो, लेकिन ये जो लोगों की जो कंसर्न्स हैं वो भी दे सीम टू बी लॉजिकल। पाकिस्तान क्यों गया था और गया तो मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो खैर 7 शेड्यूल पे आते हैं, अभी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7वीं सूची में, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 5th में बनती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, रिकमेंडेटरी होती है मतलब पावर, ठीक है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बहुत ज़्यादा होती है पावर, ठीक है, ओके। तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होती है एडीसी, इनकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, राइट। सर वाई साउथ इंडियन स्टेट्स आर नॉट इन द फिफ्थ शेड्यूल? तो वहाँ पर नहीं है ऐसा कोई ट्राइबल ग्रुप, इसलिए नहीं है। आलू के पराठे खाने गया, अच्छा आलू के पराठे खाने गया था, हाँ, कल को पाके मिल गया तब, अरे क्या भाई सोना मांगचुक क्या उठा के ले जाएगा क्या पाकिस्तान? चलो भाई, तो खैर मतलब मेन वो होना चाहिए ना कि भाई आप बिठा के बात करो वो सारी चीज़ें, खैर जो भी मुझे क्या ही लेना देना, ठीक है। तो क्योंकि लेना देना तो होता है, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि तुम लोग क्या ना, तुम लोग का ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें चलती हैं, अगर मैंने कुछ इसके फेवर बोल दिया तो सर लगता है भक्त हैं बीजेपी के, इसके बारे में लगता है सर कांग्रेसी हैं सर, तो इसलिए मैं सीधा चीज़ों में कमेंट्री करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। मतलब सीरियस वाले स्टूडेंट होते हैं, सीरियस ये पे वहाँ तो मैं कर देता हूँ, बिकॉज थोड़े से मेच्योर ज़्यादा मुझे लगता है वो, बाकी यहाँ मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि तुम लोग के लिए चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में चलती हैं। तो शेड्यूल 7 पे आते हैं, ठीक है। शेड्यूल 7 की अगर बात करूँगा तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट दी हुई है इसमें। क्या है ये लिस्ट? तो इन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। क्या है ये सब्जेक्ट? वो चीज़ें जिस पे कानून बनाया जा सकता है, केंद्र के द्वारा तो वो यूनियन लिस्ट में, राज्य के द्वारा तो उस राज्य सूची में, और अगर दोनों के द्वारा तो समवर्ती सूची में, ठीक है। अगर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जा सकता है तो संघ सूची, अगर राज्य के द्वारा बनाया जा सकता है तो राज्य सूची में वो सब्जेक्ट है, और अगर दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है तो कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में उसको रखते हैं, ओके। तो पहले इसमें 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे, अभी 61 है, और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर बात करेंगे तो 47 थे ओरिजिनली और अभी 52 है टोटल। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, अभी 100 है, स्टेट लिस्ट में 66 थे, अभी 61 है, और कॉन्करेंट में 47 थे और अभी 52 है, ठीक है। यानी कि यूनियन कॉन्करेंट में बढ़े हैं, स्टेट में घटे हैं। तो समझ में आया, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उस पर सिर्फ देश की संसद कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट उस पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट यानी समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर दोनों ने बना दिया तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर ठीक है, अगर दोनों ने बना दिया तो सेंटर का प्रिवेल करता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटर का प्रिवेल करता है। अभी सवाल पूछा गया था आई थिंक स्टेनो में, सीजीएल के प्री में, दैट वाज कि किस केस में स्टेट का प्रिवेल कर जाता है। मतलब मैंने बोला कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो केंद्र का चलेगा, राज्य का नहीं। लेकिन राज्य का चलेगा सिर्फ एक कंडीशन में, चल सकता है लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में। तब चल सकता है जब उस बिल को, जो भी कोई भी कानून बनता है तो पहले बिल आता है ना, तो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रखा गया था। राष्ट्रपति ने, ठीक है, बिल एसेंटेड बाई प्रेसिडेंट, उस पर सहमति दी राष्ट्रपति ने, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी बिल कानून तभी बनता है, विधेयक कानून तभी बनता है, कोई बिल एक्ट तभी बनता है, लॉ तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति ठप्पा लगाता है। केंद्र में, राज्य में राज्यपाल ठप्पा लगाता है, लेकिन कुछ राज्य के ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें कि राष्ट्रपति ठप्पा लगाता है। तो अगर ऐसा कोई स्टेट का बिल है जो कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट बनाया गया, उस पर राष्ट्रपति ने ठप्पा लगाया तो प्रिवेल कर सकता है वो, ठीक। अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट में कौन है वो देखिए। अब 100 सब्जेक्ट हैं, 100 तो याद कर नहीं पाओगे यूनियन लिस्ट के, तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जैसे डिफेंस,
आर्म्स एंड एमिनिशन, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। जहां पर भी इंटरस्टेट दिखे ना, इंटरस्टेट, यूनियन मारना सीधे, इंटरस्टेट कहीं दिखे यूनियन मारना, ठीक है। ज्यादातर जगहों में आपको यूनियन नहीं देखने को मिलेगा। बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, लेबर एंड माइन, सेंसस, ठीक है, सेंसस हो गया, ये सब आएंगे इसी में, एक्सेट्रा। स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लिकर एंड दारू, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। लैंड हो गया, लैंड है लिखा, लैंड भी लिख लो, तो सब इसमें आएगा स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट में मैरिज डाइवोर्स है ना, शादी ब्याह कोई सुलझा पाया है तो सेंटर भी नहीं सुलझाते इसको, स्टेट भी नहीं बोलते हैं यार, मतलब इट इज लाइक बीच में डाल दिया है। मैरिज डाइवोर्स को कोई तो देख नहीं पाएगा तो यूनियन के पास आएगा, तो मतलब ऐसे याद कर लो, याद करने की ट्रिक है कि मैरिज एंड डाइवोर्स है, कोई सुलझा तो पाता नहीं तो यूनियन के पास आएंगे तो बोल देगा स्टेट के पास जाओ, स्टेट के पास आएंगे तो यूनियन के पास जाओ, तो ऐसे मैरिज डाइवोर्स बीच में रख दिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब होता है जैसे कोई दिवालिया हो गया, कोई लोन नहीं भर पा रहा है तो उसको लेकर जो सारी चीजें होती हैं। ट्रेड एंड लेबर होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, वेट्स एंड मेजर्स हो गया, सब इसमें आते हैं। और एक्सेट्रा सब में लिखा हुआ है, मतलब इतना ही नहीं है क्योंकि यूनियन लिस्ट में 100 है, इसमें स्टेट में 61 है और कंकरेंट में 52 है, तो सब तो रट नहीं पाओगे। तो फिर सर यही वाले याद करने हैं क्या? देखो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वाले तो लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे बाहर जाएगा नहीं। तो एक चीज याद रखो एंड दैट इज कि यूनियन लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट हैं विच आर काइंड ऑफ कंसर्न विद द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, कंसर्न विद नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, देन दे आर वेरी काइंड ऑफ, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से एसोसिएटेड हैं, फॉरेन अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब स्टेट लिस्ट में आएंगे। जैसे लोकल लोकल लेवल पे जो चीज़ें हैं, लोकल लेवल पे चीज़ें हैं, लैंड से, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें, ये आसमान से जुड़ी हुई चीज़ें, ये जमीन से, ये क्या है, पुल है एक तरीके का, दोनों के बीच में ब्रिज है, लैंड, लोकल लैंड, पुलिस, एग्रीकल्चर, ठीक है, हेल्थ, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ओके, तो जो राज्य से जुड़ी हैं छोटी छोटी चीज़ें, जो पूरे देश से बड़ी बड़ी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, बिग एक्सपेंसिव, वो यूनियन में आएंगी, जो छोटी हैं वो स्टेट में आएंगी, और कंकरेंट बीच में आ जाएंगे आपकी। जैसे कि कोई झगड़े नहीं सुलझा पाता तो बीच में, मैरिज डाइवोर्स बीच में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बीच में। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अच्छा, रेजिडुअरी लिस्ट क्या होती है? दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में नहीं होते, यानी कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट, कोई एक ऐसी चीज़ आ गई और फिर पता चला ये सब्जेक्ट तो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, और ना कंकरेंट लिस्ट में है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि रेजिडुअरी लिस्ट में है, और उस पर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। समझ में आई चीज? यानी कि अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आ गया जो ना तो यूनियन लिस्ट में, ना तो स्टेट में, ना तो कंकरेंट में है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में, और उस पर पावर लॉ बनाने का किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ये कुछ वो सब्जेक्ट हैं जिनको की ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। इसको किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। जरा देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है। अच्छा, एक रैंडम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे तो ये पाकिस्तान क्यों गया था, तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने अभी बोला, ठीक है। आप मुझे बताइए थोड़ा सा क्यों गया था, मैं जानना चाहता हूँ, सच में जानना चाहता हूँ क्यों गया था, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था पाकिस्तान पाकिस्तान, क्यों गए थे बता, क्या कारण था? और क्या मतलब पैसे लेने गए थे पाकिस्तान से? भाई पैसे दे दो, ऑनलाइन तो तुम ट्रांसफर कर नहीं सकते हो, तो पैसे बता दो, रणनीति बता दो, क्योंकि फोन तो चलता नहीं है कि फोन में बताया जा सकती है रणनीति, तो बता दो जल्दी से क्या क्या करना है, वही हम कर देंगे। ऐसा होता क्या? ऐसा था क्या? क्या था बताओ, जल्दी बताओ। कहीं से तो तुमने पढ़ा होगा ना, कहीं तो देखा होगा कि पाकिस्तान गया था तो क्यों गया था, इसने क्या क्या किया, तो क्या किया था, किस लिए गया था? कि पूछने गया था कि बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि फोन जो है, फोन तो है नहीं हमारे पास, तुम बात तो कर नहीं सकते हैं, और ऑनलाइन भी पैसा ट्रांसफर किया नहीं जा सकता फिर किसी और रूट के साथ, तो बताओ क्या करना है, क्या था? करो चलो। अच्छा, आपकी तारीफ कर, अच्छा हमारी तारीफ करने गए थे क्या? अच्छा, रिसर्च करके बताएंगे, ओके। अच्छा, हवाला से पैसा लेने गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। यूएस वाला नहीं समझ आया, यूएस वाला मतलब हानिया आमिर से मिलने, अच्छा, पर मुझे जाना भी नहीं है क्योंकि, ओके। हानिया आमिर से लाहौर की बिरयानी खाने, नेहरू जी की वजह से, अच्छा। नो कमेंट्स। हाँ चलो खैर, तो ये समझिए आप, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं, फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को ध्यान रखना, इसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो प्रोविजन है जहां पर हम रेजिडुअरी लिस्ट के जो भी पावर है वो पार्लियामेंट को दे रखी है, बोरोड फ्रॉम कनाडा, ठीक है, बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखना कनाडा से बोरो किया इनको, ठीक है। चलो, तो 8वीं अनुसूची में आए उससे पहले हमें कुछ देखना है। क्या देखना है सर? क्या कुछ दिखाने वाले सर? हाँ हाँ दिखाने वाले, जहां पे पार्लियामेंट और यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है, क्या बात कर रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और कंकरेंट में दोनों बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जहां पर स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट में यूनियन यानी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। वो क्या है? पहला 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 देखो, पहला क्या है? पहला है अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी। और वही एक चीज़, जो लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं तो कृपया मत करिएगा, मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, मैं परेशान आ गया था कुछ दिनों से, पिछले 10 दिनों से व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो अपनी क्वेरीज आ रही थी, मैं आंसर नहीं कर पा रहा था उनके, तो इसलिए मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था, ठीक है। मैं हिंसा पे उतारू हो जाता हूँ जैसे ही मैं उसको चलाता हूँ ना, तो इतनी भयंकर, इतना बेकार चल रहा है वो, पता नहीं क्या हो गया उसमें, ठीक है। तो इसलिए कृपया भी मैसेज मत करिएगा आप लोग, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लगा हो अगर स्टेट में तो भी, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तो स्टेट लिस्ट के उस पर वो बना सकता है लॉ, ठीक है। तीसरा, इफ टू और मोर स्टेट्स आस्क पार्लियामेंट और आस्क सेंटर की, जैसे कि यूपी में, यूपी एमपी
या फिर एक दो और मिलकर बोल दें सेंटर से कि हमारे लिए लॉ बना दो, इसमें हमसे बन नहीं रहा, बना दो क्या, तो वैसा टाइप, ठीक है। वो जो कानून बनेगा वो सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि वो पूरे देश में सारे राज्यों के लिए वैलिड हो जाएगा। ये अगर बात करेंगे तो ठीक है, जैसे नेशनल इमरजेंसी में अगर बना, तो नेशनल इमरजेंसी में अगर कोई भी कानून बनाया है राष्ट्रीय आपातकाल के केस में, संसद ने कोई भी राज्य की सूची में सब्जेक्ट में लॉ बनाया है, तो वो 6 महीने आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही रहेगा, बस खत्म। ये वाला रहेगा तब तक जब तक कि नई जो गवर्नमेंट बनती है वो उसको रिपील ना कर दे। चौथा है टू एनफोर्स एनी इंटरनेशनल ट्रीटी। मान लो कि भारत इंटरनेशनल ट्रीटी किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को उसने मान्यता दी कि इंटरनेशनल, ठीक है। अब उसमें कोई प्रोविजन है, ठीक है, कि अपने जो अपनी मतलब कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस को लेकर तो राज्य बना सकती है कानून, तो उस संधि का ये कहना मतलब उस ट्रीटी में ये है कि जो भी इसका मेंबर बनेगा कंट्री, जो भी कंट्रीज का मेंबर बनेगा सदस्य बनेगा, उसको अपनी पुलिस के लिए ये ड्रेस रखनी है, एग्जाम्पल, या फिर पुलिस के लिए ये चीज़ें करनी है कि उनकी अच्छी कंडीशन हो, लिविंग कंडीशन हो, तो वो पार्लियामेंट फिर लॉ बना सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दैट, तो उसको करना ही पड़ेगा अगर वो मेंबर है उस ट्रीटी का, और उसमें फिर स्टेट पे रिलाई नहीं कर सकता है। पांचवा है अगर इफ राज्यसभा गिव्स पार्लियामेंट दिस पावर, कौन सी पावर है? यही पावर लॉ बनाने की। तो राज्यसभा अगर बोल दे, कैसे? स्पेशल मेजोरिटी से, एक तरह की मेजोरिटी होती है, विशेष बहुमत होता है, अगर इससे पास करके राज्यसभा बोल दे पार्लियामेंट को कि बना दो, तो बना सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये 5 सिनेरियो ध्यान रखना है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची पे, इसमें लिखी हुई है भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पहले थी 14, अब हैं 22, पहले थी 14, अब हैं 22, पहले थी ओरिजिनली 14, अब हैं कितनी? अब हैं 22 टोटल लैंग्वेजेस, याद रहेगा, ठीक है। 14 और टोटल 22। कौन कौन सी, मतलब 14 थी, 22 हो गई अभी, तो मतलब है कि 8 को अमेंडमेंट से ऐड किया गया, ठीक। तो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए? तो सबसे पहले तो 21st अमेंडमेंट हुआ जिससे कि सिंधी को जोड़ा गया, 21st 21वां संविधान संशोधन हुआ जिससे कि सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। 71st अमेंडमेंट 1992 में हुआ, उसे KNM कोंकणी नेपाली मणिपुरी को जोड़ा गया। 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप बड़े भोले बच्चे हैं, ठीक है, ऐसी भोले बने रहिए, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो बस ये इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। 96th अमेंडमेंट की अगर बात करें, इट चेंज द नेम फ्रॉम ओडिया टू ओडिया, बस इसने नाम चेंज किया, ध्यान रखना, कोई लैंग्वेज अगर नहीं करी थी, नाम चेंज किया था, तो एक ये जुड़ गई, 3 ये जुड़ गई और 4 ये जुड़ गई, 4 3 7 1 8, नाम चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहीं तक थी अनुसूचियाँ जो कि किसी ना किसी अमेंडमेंट से, सॉरी, जो कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी, बाद में जो भी हुई, ठीक है, बाद में, एक सेकंड रुकना थोड़ा, तुम लोग को आवाज़ आ रही है अभी? मैं काफ़ी दूर हूँ अभी, फिर बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है, मतलब क्या? अब पता नहीं तुम लोग क्या समझ आ रहा है, पता नहीं, सकते हैं, बाकी यार आपकी मर्जी है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब जो बाकी के हमारे हैं, अच्छा, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस भी यहाँ पे आप देख लो कि कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो पहले ये थी जिसको हम ऐसे करते हैं, तू शुरू तो कर मैं आर्या, मतलब जब मैंने पढ़ाई करी थी तो सिर्फ यही हुआ करती थी, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, तू शुरू तो कर मैं आर्या, तो मतलब तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया, ठीक है। और न्यूली एडेड की अगर बात करेंगे तो जो नई ऐड हुई हैं वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ठीक है। तो ये नई क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना, लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे थे, तो ये नई अभी बनी है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ओके, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं वो शेड्यूल्स देखते हैं जो अमेंडमेंट्स ऐड हुए, क्योंकि अभी मैंने ओरिजिनली आपको बताया था 8 अनुसूचियाँ थी, 8 थी, बट अभी कितने हुई हैं? 12। ओरिजिनली 8 थे, ओरिजिनली 8 हमारी शेड्यूल्स थे, और अभी कितनी हो गई हैं? 12, टोटल 12। तो यानी कि 8 के बाद जितनी भी है 9, 10, 11, 12, इनको अमेंडमेंट्स ऐड किया गया है। तो जो 9th वाली शेड्यूल है, 9th शेड्यूल, तो इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1951 में। इसने क्या किया था? इसमें क्या है 9th शेड्यूल में? तो प्रोविजंस रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स पर आपको ध्यान रखना है। अगेन मुझे पता है कुछ लोग जो पहले अगर सीधे साल में पढ़ चुके हैं, फिर पहले से पढ़ चुके हैं, फिर कहीं से भी, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है IR कोयलो केस, तो वो अभी मैं सोच रहा हूँ आपको ना बताऊँ, नहीं तो फिर IR कोयलो केशन बेसिक स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें होंगी, तो अभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको चीज़ें बताऊंगा IR कोयलो केस के बारे में, जिसको 9th शेड्यूल केस बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। 10वीं अनुसूची में प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड MLAs दैट इज विधायक ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। सो डी से डिफेक्शन याद रखिएगा, पर यहाँ पर डिफेक्शन इज अ कीवर्ड, रिमेंबर दिस कीवर्ड, यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स इज द कीवर्ड एंड रिमेंबर दिस कीवर्ड, क्यों? बिकॉज अभी आगे आपको पता चलेगा। 11th और 12th, ओके, अभी मैंने आपको बोला कि 8 तक थे, 9, 10, 11, 12 अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो 9वें को फर्स्ट अमेंडमेंट से, 10वें को 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया जो 1985 1985 में हुआ। 11th वाले को 73rd और 12th वाले को 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 11th वाले में प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी पंचायत है और 12th वाले में प्रोविजंस रिलेटिंग टू म्युनिसिपैलिटी है। इसमें 29 फंक्शनल मैटर्स हैं, यानी वो मैटर्स जिसपे कि पंचायत चीज़ों को देखरेख करता है, सारा कुछ देखने का काम होता है, और 18 फंक्शनल मैटर्स हैं। पार्ट नंबर, मतलब इसमें शेड्यूल नंबर 12 में म्युनिसिपैलिटी को लेकर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, आप आंखें बंद करिए थोड़ा। 8 शेड्यूल पहले से थे, 4 बाद में ऐड हुए, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9 लैंड रिफॉर्म पहला अमेंडमेंट, 10 डिफेक्शन के, डिफेक्शन क्या होता है सर? वो डेफिकेशन, ना डेफिकेशन अलग चीज़ होती है, डेफिकेशन अलग चीज़ होती है जो तुम बचपन में क्या करते थे, ठीक है। अभी जो है ये है डिफेक्शन, ठीक है। ये डिफेक्शन का मतलब होता है, जैसे द प्राइम एग्जाम्पल, आज के बिहार चुनाव रिजल्ट में एकदम एग्जाम्पल मैं प्राइम देना चाहूँ अपने पलटू कुमार, नीतीश कुमार, तो जो एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में, जिस पार्टी से चुनाव जीत के आया वो छोड़ के दूसरी पार्टी में जंप कर गया, उसके खिलाफ लग जाता है डिफेक्शन, उसको कर दिया जाता है डिस्क्वालीफाई, वो होता है डिफेक्शन। इसको हमने 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा, 52वें संविधान संशोधन से। फिर हमने 11वें को जोड़ा 73 से, 12वें को जोड़ा 74 से, दोनों अमेंडमेंट एक ही साल हुए थे। 11वां वाला अनुसूची पंचायत से, तो 12वां नगर पालिका से संबंधित है।
11वीं वाली में 29 फंक्शनल मैटर्स हैं, जिसपे कि पंचायत जो है वो सब देख सकता है, और 12वीं में म्यूनिसिपैलिटी में 18 है। ठीक है, क्लियर और नॉट? टेल मी फास्ट यू स्टूडेंट, बता दी, बताओ। 50 शेड्स ऑफ परमार, अच्छा। सुशासन बाबू हैं, अच्छा सुशासन बाबू हैं, ओके। हाँ हाँ, आंखें खोल लो भाई, खोल लो आंखें, बंद किया हो गया अभी भी। लाइव कैप्शंस, लाइव मेरे कैप्शंस नहीं आते हैं। तो लद्दाख को शेड्यूल 5 में तो दे सकते हैं ना, है नहीं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन 5 में चाहिए ही ना, क्योंकि पहले से वहाँ पर हिल, वहाँ पर पहले से ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल चलती है, समझ रहे हो? पहले से है वहाँ पर, लेकिन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है। रियलाइज आई एम सच में बोला वाला, ओके। तो याद करने में आसानी होती है। नहीं तो बिगाड़ा तो है, अब नहीं बिगड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन अब क्या बोलूँ मैं। अब ऐसी रैंडम ट्रिक हो गई दिमाग में आ गई तो बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। अब मैं ना बता के कि नहीं यार तुम बिगड़े तो तुम वैसे हुए, मुझे पता है तुम बिगड़े तो हुए हो, और नहीं बिगड़े तो बिगड़ जाओगे। और फिर ठीक है, मैं क्या इसमें बार बार बात में घूम फिर के आ जाता हूँ, इस पे आते हैं ट्रिक टू लर्न न्यूज़ पे। तो कैसे याद करना है इसको? तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पे आते हैं अभी, है ना। टी से है टेरिटरी, ध्यान समझना, ये ट्रिक है, हाँ ट्रिक है ये ट्रिक। वैसे मैं पहले बच्चों से पूछता हूँ ट्रिक बता दें क्या, तब बच्चे बोलते हैं, तब बताते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं कि फ्री फंड में बता दिया, पैसा लगता है इसका अलग से। हाँ, टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट, ए से अफर्मेशन और आ से आंसर और एस से शेड्यूल्ड एरिया। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बूढ़े प्रधानमंत्री आंसू। तो टी से हमने पहले शेड्यूल में पढ़ा था क्या? नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो टी से टेरिटरी याद कर लो, नेम्स और टेरिटरी किसकी? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। ई से एमोल्यूमेंट दूसरा था, भत्ता था कि नहीं? भत्ता सैलरी अलाउंसेस। 3 में इनका फॉर्मेशन होता था, 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन था। 5वें में बात करेंगे तो शेड्यूल्ड एरिया था। 6ठे में अदर शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि एटीएम, मनी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मनी नहीं था, मणिपुर नहीं था। 7वां फेडरल प्रोविजन, याद करो जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पढ़ रहे थे कि इस पे ये बना सकता है, इस पे राज्य बना सकता है, इस पे दोनों बना सकते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर्स को डिफाइन कर रखा है, और यही तो मैंने फेडरेशन का मतलब बताया था तुमको कि फेडरेशन का मतलब होता है जहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है। तो क्या मैं 7वें वाले को फेडरल प्रोविजन नहीं बोल सकता हूँ? ओ से आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएगा, ओ से दी तो लैंग्वेजेस हुई हैं, लेकिन अपने को ट्रिक बनानी है तो ओ से ओ कर लिया ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th में याद करो मैंने तुमको लैंड प्रोविजन याद करने बोला था, 10वें में मैंने तुमको डिफेक्शन याद करने बोला था, 11वें में पंचायत और 12वें म्यूनिसिपैलिटी। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इस तरीके से हमारे सारे याद आएंगे। बैच ले लो गाइस, बैच में जो आपको मिलेंगे क्या? रिकॉर्डिंग मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, प्लस कैनवा नोट्स मिलेंगे, प्लस डेली क्विज मिलेगी, प्लस वीकली क्विज। चलो भाई जान, चलो भाई तो शुरू किया जाए क्वेश्चन। सर पानी प्यास लगी है तो पी लो भाई, पानी प्यास लगी मना किया हमने। तो हम तो टिक करके पढ़ जाएंगे कि भाई लेटेस्ट कौन सा है, तो बीडीएसएम, बोडो डोगरी संथली मैथिली, खत्म। अब तुम बोलोगे सर टाइम नहीं देते हैं, वो भी रोना है, टाइम नहीं देते हैं। मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है सर? आपने तो हमें 22 लैंग्वेज पढ़ाई नहीं है, तो 22 लैंग्वेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं थी इसमें, अगर आपको इसको करना है तो। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, 71st अमेंडमेंट से जोड़ा गया केएनएम को, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को, और 92nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया बोडो डोगरी संथली मैथिली को। तो ये भी होगी, ठीक है, ये भी होगी, नेपाली भी है, ठीक है, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बट गोंडी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अमेंडमेंट से कौन कौन सी जोड़ेगी। अगर आपको ये भी पता है तो आराम से एलिमिनेट हो सकता है। तो वैसे ध्यान रखना भोजपुरिया नहीं है आज, क्योंकि बिहार स्पेशल चल रहा है, तो भोजपुरी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। और जब हमारे तेजू भैया से पूछा, वो जो मनीष कश्यप हैं जनसुराज वाले, तब वो पत्रकार हुआ करते थे कि वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ रही है भाई, कोई था ना वीडियो की लेंथ बढ़ रही थी, तो वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ रही, तो तुम भी क्वेश्चन करो, ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि भोजपुरी का 8वीं सूची में जोड़ा चाहिए कि ना जोड़ा चाहिए, तो तेजू भैया तुम्हें पता है दिल के साफ और दिमाग के भी क्या बोलते हैं? 8वीं में क्या, पहली में जोड़ा चाहिए, ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है इसमें? फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट, इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट, सेंसस कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो हमने देखा ही था, पढ़ा था कि सेंसस जो होती है जनगणना, वो आपकी यूनियन लिस्ट में आती है, ना कि कॉन्करेंट में। तो यूनियन लिस्ट में डिफेंस, बैंकिंग, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, रेलवेज, ठीक है, एयरवेज, ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट में। तो स्टेट लिस्ट में टैक्स जो लैंड बिल्डिंग पर लगता होता है ना, खरीदा, इधर रजिस्ट्री होती है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब बड़ा चलता है सब यहाँ के जो है प्रॉपर्टी डीलर आते, तो इसी बात में बने बैठे हैं। तुमने अभी मैंने वीडियो डाली थी, तुमने देखा ऋषिकांत शुक्ला खान, तो ये लोग पता है क्या करते हैं, खुद को प्रॉपर्टी डीलर घोषित, ये तो खैर दरोगा था उसमें, ठीक है, लेकिन डीएसपी अभी तो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं क्या करते हैं? फ्रॉड करते हैं, मतलब ज़्यादा सारे नहीं लेकिन ज़्यादा। एक जमीन खरीदी, उसी को मल्टीपल लोगों को बेच डाली उठा के, ये करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लॉ चलते हैं, वैसे सेंट्रल लॉ नहीं है। पता चला लिखवा ली जमीन और उस पर कोई विवाद करने आ रहा है, मतलब बड़ा माथा पच्ची यार भाई। एक मैंने लिखवाया था खेत है, ठीक है, खेत लिखाते आ गया, नहीं क्लेम करने आ गया भाई, वो कहते नहीं जिनसे आपने खरीदा हम लोग भाई हैं और ये वाला हिस्सा हमारा है, लो क्या चल रहा है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। तो भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? भाई साहब ये सिविल सर्विस क्वेश्चन है, आईएएस बनने, और वो भी लेटेस्ट वाला 2025 से बनेंगे सीधा। मेंस अभी आया, मेंस का रिजल्ट अभी, लेकिन तुमको मेंस हटा के सीधा इंटरव्यू बिठाएंगे, बस तुम क्वेश्चन सही करो। ये स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी एरिया को 5th शेड्यूल के तहत हो कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, एक लोकल बॉडी पूरी तरीके से पावरफुल हो जाएगी अगर तुमने इसको सही माना, ठीक है, ध्यान रखना तुम। हाँ फेंक देंगे उठा के, पूरा चिल्ड्रंस डे बन जाएगा तुम्हारा। क्या बताया था? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, सिर्फ रिकमेंडेटरी होती है। कोई भी कानून बनेगा, ठीक है, तो गवर्नर देखेगा वो लागू होगा नहीं होगा, जो कि ऑब्वियस बात है, स्टेट का ही पार्ट है। बस यहाँ पर इनकी एडवाइस ले ली जाएगी कि बता दो। पावर तो ज़्यादा थी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, 6th शेड्यूल में बैठा हुआ था,
यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। बताया था कि गवर्नर रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, हर साल भेजता है, हाँ या ना। अगर भेजता है और अगर मान लो किसी वर्ष नहीं भेजी, कुछ ऐसा हो गया, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में यूनियन कंट्रोल ले सकता है, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बताइए आप बन गए आईएएस कि नहीं बन गए आप? अब छोड़िए इंटरव्यू, आप सीधा अपॉइंटमेंट लीजिए। बताइए कहाँ का बनना चाहते हैं कलेक्टर। तो नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? बता, व्हाट इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन? भाई साहब ये क्लास तो पॉलिटिकल होती जा रही है। सुनते हैं, जैसे कि मैंने इन लोगों को लड़ा के रखा है, वही मुझे पता भेज रहे हैं। पहली बार आज मोदी और राहुल को लड़ाने में जनता का फायदा हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यस दे कैन। जुडिशरी का काम यही होता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। यस, पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में पावर स्पेसिफाइड है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज इंडिया में डिवीजन ऑफ फंक्शंस है रादर देन सेपरेशन ऑफ पावर, और स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। और क्योंकि हो सकता है सर आपने तो बोला सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि ये तो है ही पूरी तरीके से, ठीक है, फेडरलिज्म का पार्ट है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर में अब चारों तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये तीनों तो पूरी तरीके सही है, थोड़ा थोड़ा सही है ये। लेकिन अगर हम इसमें गलत एंगल देखें तो वो ये है कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, इंस्टेड डिवीजन ऑफ फंक्शन होता है। तो इसलिए मैं इसको गलत मानूंगा, ठीक है। मुझे तो फॉलोइंग इज और आर सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। तो भारत में विधि के स्रोत क्या है? संविधान है, स्टैट्यूट है, क्या है? चलो भाई, साइको की लड़ाई में सर की कमाई हो गई। हाँ मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं क्या? राहुल जी आपको ऐसा बोल के चले गए, ठीक है, सीधे हैं खुलेआम गाली दे के गए आपको। बोलिए कुछ, भेजिए कुछ, बताइए कुछ, कहना नहीं चाहेंगे, कहिए कुछ सुपर चैट। हैं और राहुल जी आप बस एक ही गाली से काम चल जाएगा, और दो, और केजरीवाल को सपोर्ट करने नहीं आएगा क्या? हैं और जनसुराज का क्या हुआ? मतलब बस हो गए पीछे तुम लोग, करो कुछ तुम लोग सुपर चैट। तो क्या होगा आंसर? सारी चीज़ें जो है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो है ही है, सोर्स ऑफ, ठीक है, लेकिन जो स्टैट्यूट है, ठीक है, स्टैट्यूट का मतलब जो भी कानून बनते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, वो जो भी कस्टमरी लॉ भी चल रहा है ना, वो सभी हैं, वो सभी। अब देखो, अब हमारे देश में मैंने आपको क्या बताया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पहले से जो एक्ट वगैरह चल रहे थे, शरिया या फिर हिंदू रिलीजियस एक्ट है, वो सबको मर्ज करके कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट दैट डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो सब एकदम नलिफाई हो गया, वो सब भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कानून उन सबको भी इंटरप्रेट करता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ संविधान की किताब है उसी को इंटरप्रेट करेगा, वो इन सब जो कस्टमरी लॉज हैं, केस लॉज हैं, उनको भी इंटरप्रेट करता है वो, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, आसान है। ले बस हो गया, मोदी जी तो धरा सही हो गए, बस इतने में। करो भाई, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना क्या? राहुल गांधी का सब वो बोले चला गया खुले, हम बोलो कुछ तुम लोग भी, कब खोलेगा खून तुम लोग का? क्यों बस सपोर्ट नहीं कर पाओगे? बस 50 रुपये निकालने की बात आई तो बस यही तुम मोदी जी का नमक खाया तुमने, या तो राहुल गांधी का या केजरीवाल का, कुछ तो सपोर्ट करो यार। लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बारिंग, तो अब सिंपल मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, दैट इज जहां पे आपको देखने को मिलेगा इंटरस्टेट, तो आपने यूनियन लगाना है, इंटरस्टेट में यूनियन लगाना है। तो लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सब स्टेट लिस्ट सॉरी कॉन्करेंट में जाएगा, ठीक है। देन अगर बात करेंगे बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी, कॉन्करेंट में जाएगा। बैंकिंग तो ये एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट ऑफ अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या था? लेजिस्लेशन क्रिमिनल लॉ बैरिंग एक्सेप्शन, ठीक है, नहीं अगर कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें तो वो आएगा। अच्छा, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ये क्यों इसमें आता है आपका? दैट इज यूनियन लिस्ट की अगर बात करेंगे तो, क्योंकि अगर मान लो मल्टीपल स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिर दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बनाएंगे तो अलग अलग लॉ हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को इंटरस्टेट वालों को ज़्यादातर चीज़ों को यूनियन के तहत रखा जाता है, ठीक है। अभी आपको लॉजिक समझ में आया? क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सीडीएस 2 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी हमने देखा कि स्टेट लिस्ट का नहीं, सर कॉन्करेंट का है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, तो ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा। एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, अगला है एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर एग्रीकल्चर लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन एंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। बताइए ठीक, बताओ। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द स्टेट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर एग्रीकल्चर लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो स्टेट का जो है कंट्रोल होता है एग्रीकल्चर लैंड में, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किस किस तरीके की लैंड में अगर बात करें तो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क तो लिया जाता है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स से मतलब पेरेंट्स से बच्चे को ट्रांसफर हो रही है तो उसमें भी टैक्स लगता है, हर चीज़ में टैक्स है। और वो ये जो वाला टैक्स है जो एग्रीकल्चर लैंड का, वो सब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। Which of the following languages was added to the 8th schedule by the amendment in 1967? तो 1967 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो दैट वाज 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। आशीष यादव ने 20 किया, किसके सपोर्टर हो? बता दो भाई, सपोर्टर किसके हो? तो 21st अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन की, तो ये सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी, है ना। 71st से KNM, कोनकरी, नेपाली और मणिपुरी ऐड हुई थी। और अगर बात करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे 92nd अमेंडमेंट की, तो बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली 13th पे आते हैं अभी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल, और इसको मैच करना, करो मैच। राहुल जी शादी कब करेंगे? लो शादी तक बात आ गई राहुल जी, अब देख लीजिए आप, शादी तक बात चली गई है, अब ये जो है ओवर हो गया राहुल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, अब आपको जवाब देना पड़ेगा राहुल जी, शादी तक बात जा रही है। फर्स्ट शेड्यूल, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, ठीक है, ऑफ ओल्ड एल आ रहा था इसमें, याद करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पहला शेड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो एल से लैंड था 9वां, ठीक है, तो लैंड से संबंधित था ये टेरिटरी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा बोला जाता है, तो ये चौथा शेड्यूल हो जाएगा। ये आपका चौथा शेड्यूल हो जाएगा। गलत है, अच्छा पूछ रहा है, सही मैच कितने हैं यहाँ पर। पहला टेरिटरी नेम्स और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज दिया हुआ है, तो ये नहीं है, बिकॉज ओथ एंड अफर्मेशन किसमें है, ये है अफर्मेशन ओथ, इट इज गिवन इन द थर्ड शेड्यूल। फिफ्थ की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ में शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में दिया हुआ, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट, ये सिक्स्थ में है। और प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये फिफ्थ में है, सही है ये। शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, और छठवें की अगर बात करेंगे उसमें सर्टेन जो स्टेट हैं, सर्टेन स्टेट मतलब वो 4 स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज ये छठवां शेड्यूल है ये। और 9वें में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स है, तो कौन सा सही है, सिर्फ एक पेयर ही सही है और वो है ये वाला, सिर्फ यही वाला पेयर सही है, बाकी सब गलत हैं, तो आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाषणिक विशेषता नहीं है। द फेडरेशन, भाई सब क्या हो रहा है ये, तो इंडियन मेलोनी जी भी आ गई, लेकिन मेलोनी जी तमीज़ में रहिए, नहीं चप्पल से मार पड़ेगी आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तमीज़ में रह के बात करनी है यहाँ पे, हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ फिर चाहे मेलोनी जी हो चाहे कोई हो, चप्पल से मार पड़ेगी फिर। द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म ए यूनियन, तो ये गलत होगा बिकॉज ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट तीनों में नहीं है, तो वो रेजिडुअरी उसको हम लिस्ट बोलते हैं, और उस पर सेंटर कानून बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात करेंगे, एकल नागरिकता की, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है सिंगल सिटीजनशिप, ये दिया हुआ है भाई, फेडरेशन का पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया था एकल नागरिकता होती है, जिसके बारे में हम पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सिटीजनशिप के क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे किसी देश की, मतलब कैसे भारत की नागरिकता मिलती है, कैसे जाती है, वो सारी चीज़ें। एन एक्सटेंसिव यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट 7 शेड्यूल में। ये क्यों नहीं है, ये पढ़ाया नहीं है अभी मैंने, जब मंडे वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, 19th। नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन करेंगे। ये नोटा वाला बटन कितने नंबर पे है जी? आज तो माहौल पूरा वेवी हो रखा है। चलो भाई, तो सेंट्रलाइजेशन, नेशनल यूनिटी। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अगर ये रखा है कि फेडरेशन तो है, स्टेट को पावर तो दी है, लेकिन सेंटर को पावर क्यों दी होगी? सेंटर को अब जैसे लद्दाख मांग कर रहा है कि 6 शेड्यूल में जोड़ो, किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंटर पे। तो सेंटर के पास पावर है कि दे ना दे। हो सकता है सेंटर को ये लग रहा हो कि अगर दे दिया यहाँ पर तो वहाँ पे चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नेशनल यूनिटी को वो करने के लिए, नेशनल यूनिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया होगा कि देश में एकता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, ऐसा ना अलग अलग सब हो जाए। प्रॉस्पेरिटी भी इंश्योर करी जाती है इससे। प्रॉस्पेरिटी कैसे इंश्योर करी जा रही है कि भाई अगर कोई राज्य गरीब है तो स्टेट सेंटर उसको ज़्यादा फंड्स देगा, उसकी देख रेख और ज़्यादा करेगा, तो प्रॉस्पेरिटी। लिबर्टी नहीं, क्योंकि अगर सेंटर कंट्रोल करने लग रहा है, किसी का भी कंट्रोल आ गया, उसी एग्जाम्पल से लो, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, क्यों उनको ज़्यादा पावर दी गई है? कि आप बिगड़ ना जाओ, है ना। अगर पूरी खुला छूट दी गई तो कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, सब उड़ा डालोगे, तो वो चीज़ है कि ठीक है आपके, लेकिन आपको आज़ादी थोड़ी सी लिमिटेड है। क्योंकि अगर मान लो ये ना हो मम्मी पापा, तो आज़ादी जब मन है, जब जा रहे हो, जब मन है, जितना खर्च कर रहे हो, तो लिबर्टी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन जब होता है तो वो उसका फीचर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सी नहीं है? तो हमें पता है BDSM, ये उसी में आ जाती है, लद्दाखी नहीं है। सिंपल, जो हमने अमेंडमेंट वाली याद करी थी उसी से ही सवाल बन रहा है। अब ये क्वेश्चन है, देख लो, सिविल सर्विसेज का 2024 का, करो क्वेश्चन जरा। नेहरू जी भी लाइक बर्थडे गलत दिन पड़ गया। चलो भाई, कितना कमाई हुई सर चिल्ड्रन डे पर? टीचर पार्टी करेंगे आज। चलो भाई, कोई नहीं, अब करो क्वेश्चन। तो इंटर स्टेट हमने देखा था, इंटर स्टेट मैंने क्या बोला था, मैंने
यूनियन बोला था, खत्म। It is the governor of the state who recognizes and declares any community of that state as scheduled tribe. ST का status governor देता है, and the community declared as a ST in a state need not to be so in other state. देखो, ST का जो स्टेटस है शेड्यूल्ड ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का, वो राज्यपाल देता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब प्रेसिडेंट देता है, राष्ट्रपति देता है, ना कि गवर्नर। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी को शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जा रहा है तो हो सकता है वो कहीं और ट्राइब ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ये आखिरी क्वेश्चन करो, ठीक है। उस 24-25 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 25 तक, उसके बाद फिर वो SSC वाले करेंगे, ठीक है, करो। सर बिहार में RJD गई हाय तीर लग लालटेन, क्या लिख रहा, मतलब मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है केशव, ठीक है, मेंटोरशिप चल रहा है प्रोग्राम। केशव चल रहा है भाई, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा मेंटोरशिप में क्या चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे हाँ शादी का खर्चा भी सब, और शादी से याद है, वो कल किसकी मम्मी थी यार, आशीर्वाद दे दिया था, वो बड़ा स्ट्रांग आशीर्वाद था यार, हैं, मतलब कल ही दिया और कल ही उसके हमें रुझान देखने को मिल गया भाई। मतलब मानना पड़ेगा, जिसकी मम्मी थी यार, मम्मी से बोलो थोड़ा इतना जल्दी भी आशीर्वाद नहीं देना था। मतलब मम्मी से बोलो आशीर्वाद दें जल्दी से 2 मिलियन हो जाए, ठीक है, वो वाला थोड़ा सा अभी के लिए होल्ड करके रखे मम्मी। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। विद इन स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट का ऑर्डर चलता है, 5th शेड्यूल वाला, याद करो 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट का चलता है। द लार्जेस्ट, तीसरा वाला पढ़ो, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री। गलत है, पढ़ाए थे ना 5th शेड्यूल में, गवर्नर भेजता है प्रेसिडेंट को, ना कि चीफ मिनिस्टर है होम मिनिस्टर को, तो ये तो हो जाएगा गलत, और ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि एक तो सही है ही, ठीक है। तो देख रहे हो सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, बना पा रहे हो तुम लोग। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज ब्लॉक। नहीं, लोएस्ट ब्लॉक क्लस्टर इन द ब्लॉक, नो इट इज़ नॉट अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस नहीं होता है। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टेटमेंट नो डाउट, लेकिन ये गलत है, ओनली वन होगा, क्योंकि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट होती है, लेकिन लोएस्ट वाला आपका ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस नहीं होता है, उसको तालुका बोलते हैं शायद, तालुका या ब्लॉक ही बोलते हैं, मतलब, लेकिन क्लस्टर ऑफ विलेज नहीं होता है वो। बस एक और कर लो, ये भी सिविल सर्विसेज का है, देखा तो मैंने बताया था आपको, UPSC में भर भर के पूछता है 5th शेड्यूल में। If a particular area is brought under 5th schedule of India, which one of the following best reflects the consequence of it? तो अगर 5वीं सूची के तहत किसी को लाया गया तो क्या होगा उससे, करो जरा और उत्तर देना, और देखा देखी मत देना यार, ठीक है, सभी लोग देखा देखी मत देना, अपने आप से उत्तर देना। हाँ यार वही तो, हाँ शादी वादी वही तो, कल मतलब मम्मी ने आशीर्वाद दिया और कल। अच्छा केजरीवाल कमेंट कर रहे हैं राहुल भाई है अपना, हाँ तो भाई है अपना, तो मतलब क्या हुआ, तो भाई के सपोर्ट में कुछ सुपर चैट करो। चलो भाई, हाँ सोनिया गांधी जी अप्रोच कर रही हैं क्या, कहा सर, चलो खैर। तो दिस वुड सो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, यानी कि फिर इससे जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को नहीं दी जा पाएंगी। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, वो एरिया यूटी बन जाएगा। एब्सर्ड है एकदम, द स्टेट हैविंग सच एरिया कुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, हो सकता है आपको ए और बी में डाउट हुआ हो, मैं देखता हूँ कि क्या आपने आंसर दिया। ए आंसर आ रहा है, ए हाँ सही है।
दिस वुड प्रिवेंट, मतलब ट्राइबल्स की लैंड को नॉन ट्राइबल को नहीं दिया सकता। लोकल जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनती है ना, सेल्फ गवर्निंग मतलब खुद से सारी चीज़ें, वो आपका जाता है क्या बोलते हैं इस पे, 6 शेड्यूल में, जिसमें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है, डीसी। अब यार हम करते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है, अब वो आप करेंगे खुद से। अब इस पे आते हैं थोड़े से। व्हाट मेक्स बेसिक रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी नहीं, ये करो। हु अमंग द फॉलोइंग, अरे यार अमेंडिंग तो अभी किया ही नहीं हम लोगों ने। नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डुअल सिटीजनशिप, या फिर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। इनकरेक्ट कौन सा इसमें से है? रुको, ये पढ़ा नहीं यार, ठीक है। ये करो आप, ये भी हो चुका नहीं तो अभी किया। आर्टिकल 5 करो, जरा करो करो, गलत कौन सा है? मेंटोरशिप प्रोग्राम कैसा है तुलसी जी की? उसमें कुछ स्टूडेंट रखे गए थे इनिशियली, जो लोग आए थे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था। क्या कहता था अमेरिका, हाँ। तो उसके लिए कुछ लोग आए थे, मतलब सॉरी, बिना, हमने कोई उसके लिए चार्ज नहीं किया था, और हमने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। फिर हमने कुछ टारगेट्स दिए, एंड टारगेट बेसिस पे जो पंक्चुअल रहे, फिर हमने उनको अलग किया, और अलग करके क्या रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा आपको, तब बताएंगे, ठीक है। सर अखिलेश भैया को भूल गए क्या? नहीं नहीं, अब तुम लोग कुछ अखिलेश भैया के सपोर्टर ही नहीं आ रहे तो भूल तो जाएंगे। हाँ सविता चिपा जी, मुझे समझ में आ रहा है वो, तभी तो मैंने पकड़ के रखा है। दो इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन। ये अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सही है। आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन से द पार्लियामेंट बाई लॉ कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। ये गलत है, पढ़ा नहीं है बट गलत है। अब लेकिन करवा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट आप कर सकते हैं। ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉज फॉर द स्टेट। नो, यूनियन लिस्ट पे तो पार्लियामेंट करेगा ना। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज, एंड बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कर दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, स्टेट का सिर्फ एक ही केस में करेगा, अगर प्रेसिडेंट ने रिजर्व करके रखा था। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट वेजा वी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो 2 and 3 वुड बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ये हिंदी में था क्वेश्चन। ओके, ये देखते हैं, अभी नहीं करना है, करिए। Which of the following statements are correct in the context of Indian Constitution? There are three major organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. तो तीन organs होते हैं गवर्नमेंट के, बिल्कुल सही है ये आपका। A separation of functions rather than power is allowed. हाँ, separation of function, not की power, याद है? All organs of the government are independent. Yes, they are independent. ठीक, ऑप्शन नंबर डी। वो इंडिपेंडेंट हैं, वो बात सही है। वो बात अलग है कि हम एग्जीक्यूटिव को ड्रॉ करते हैं लेजिस्लेचर से, वो बात अलग हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका पिछले सीपीओ एग्ज़ाम में पूछा गया था, और अभी जो सीपीओ का एग्ज़ाम है वो आई थिंक लगा हुआ है कुछ ही दिनों में। कब है डेट उसकी सीपीओ की? सीपीओ आई थिंक जेई का आ चुका है ना। चलो, ओके। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। इसको ना, इसको वो कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और जब 75 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, किसको? लेजिस्लेचर को। तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होता अगर, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता, जो यूएस में होता है। जैसे डोनाल्ड भैया आंसरेबल नहीं है वहाँ के लेजिस्लेचर को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आंसरेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगी गवर्नमेंट तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार गिराई जा सकती है। कैसे गिरती है सरकार? पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ केवल एक दो ही सही होगा फिर। ये नहीं करना, भी पढ़ा नहीं है, ये कर सकते हैं बिकॉज पढ़ा है इसको। नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने दो तरीके के फीचर्स पढ़े थे, एक तो फेडरल और एक यूनिटरी। मुझे भी ज्वाइन करना है। वो मेंस के लिए है, मैं बता दूं, ठीक है, वो सीजल मेंस के लिए है। सर डांटा मत करिए। अच्छा, डांट किसने दिया भाई? कल मेरी मम्मी ने दिया था। अच्छा, आपकी मम्मी थी ना? हाँ सर, कल मेरी मम्मी ने दिया था आशीर्वाद, आज कह रही हैं हो जाएगा 10 मिलियन सब्सक्राइबर। क्या बात है, मम्मी जी को फिर से चैनल स्पर्श करना, क्योंकि मम्मी जी का आशीर्वाद बड़ा पावरफुल है यार। मैंने कल देख लिया तुम्हारी मम्मी के आशीर्वाद का पावर, भाई साहब। कल ही दिया और कल ही रुझान दिख गया मेरे को। तो वो तो जैसे तैसे मैंने उसको प्रिवेंट किया,
नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल डुअल गवर्नमेंट है बिकॉज स्टेट में गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर भी है, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है बिकॉज ये आपका यूनिटरी फीचर है। और फेडरेशन विद द यूनिटरी बायस हमने या फिर सेंटर कहाँ से लिया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद सेंटर, सी से कनाडा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर। नॉट अ यूनिटरी फीचर मतलब फेडरल फीचर कौन सा है? भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है मतलब फेडरल कौन सा है? तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर फेडरल है। ठीक है, बाई कैमरल वाला फेडरल है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, दिस इज यूनिटरी। सिंगल यूनिटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई प्रेसिडेंट यूनिटरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन है? बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। तो हमने देखा था कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उससे एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में ट्रांसफर किया गया था। डिफेंस यूनियन का है, बैंकिंग भी यूनियन का, पब्लिक ऑर्डर। ध्यान रखना दिल्ली एक स्पेशल केस है जहाँ पे लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, और पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है वो यूनियन के हाथ में है। दिल्ली स्पेशल केस है, मतलब सब में स्टेट लिस्ट के वो है, लेकिन दिल्ली में ये तीनों यूनियन के उसमें आती हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली स्पेशल यूटी है, क्योंकि वो देश की राजधानी है इसलिए। अब यहाँ पर आपको शेड्यूल के साथ मैच करना है, विच द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद दी रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, येस। 12th इलेक्शन, नो, ये गलत है, गलत पूछा ना, करेक्ट पूछा, तो पहला हो जाएगा बिकॉज 12th में म्यूनिसिपैलिटी है। 10th में डिफेक्शन है, वो लैंग्वेजेस 8th में दिया हुआ है। 9th में लैंड प्रोविजन है, एलोकेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये 7th में दिया हुआ है, 7वीं में। Which schedule of the constitution contains provision for the disqualification of legislators under the anti defection law। और आपको बताना है सिर्फ शेड्यूल ही नहीं, कौन सा अमेंडमेंट था वो जिससे कि इसको किया था। सर 11:30 हो गया, बस करिए। अरे बस क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। चलो, तो क्या सही आंसर होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करेंगे तो ये 10th शेड्यूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बस 5 क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ देंगे, ठीक है, 5 बस। अच्छा, एम्पावर, तो वो जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो सिर्फ अभी मेंस के लिए है, ठीक है, ऐसा सबके लिए नहीं है। कहाँ गए सारे नेता? हाँ, कहाँ गए सारे नेता? बस हो गया, ठंडे पड़ गए? इतनी भक्ति थी तुम्हारी अपने नेता के प्रति? और दिखाओ थोड़ी, और थोड़ी जेब ढीली करो। जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज और आर करेक्ट। कौन सा सही है यहाँ पे? ये हिंदी में रहा। देखने गए होंगे कि उनके आका जीत रहे हैं कि नहीं अपनी अपनी सीट से बिहार में। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नो, लॉटरी में स्टेट था, ठीक है। मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। पहला तो नहीं होने का, ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज regarding corporations whose activities are not limited to one state excluding universities, no, ठीक है। तो parliament can make laws regarding the corporations whose activities are not limited to one state excluding universities। हाँ, यूनियन लिस्ट इज आर करेक्ट। एक सेकेंड ओके, ठीक है। यहाँ पर लॉटरीज है, ध्यान रखना वही मैं सोचूं। यहाँ पे लॉटरीज है कंडक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा अगर उन लॉटरी को दोनों चला रहा है, सेंटर भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो पहला होगा, सॉरी पहला फिर गलत नहीं होगा उस केस में, ठीक। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी, ये तो सब आपके आएंगे यूनियन में ही, तो तीसरा भी सही होगा बिकॉज करेंसी तो आ रही थी यूनियन में ही, हमने देखा था। तो 1-3 तो होगा ही, और 1-3 होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि 4 होगा, मतलब 4 तो होगा, 4 भी होगा अपने आप, 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैटर्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड रिगार्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्टेट लिस्ट में आएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली चीज़ जो है, सहकारी समिति वाली छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेट लिस्ट देखेगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है ये सब नहीं, लॉटरी, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल, ये सब बैन हुए थे, तो पार्लियामेंट में तो आया था, ये पार्लियामेंट ने किया था, तो
क्यों किए थे? बिकॉज दे आर कंडक्टेड बाई बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए। ठीक है, तो दूसरा वाला मतलब आपका गलत हो जाएगा, तो 134 ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टेनो में पूछा गया। चलो 3-4 वो क्वेश्चन और करेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इन इंडिया आर लिंक टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी नहीं करेंगे बिकॉज हमने फीचर्स नहीं देखे हैं। बस ये आखिरी क्वेश्चन कर दो, अच्छा स्टेनो का आखिरी है बस, इसके बाद नहीं बोलेंगे, लास्ट एकदम। ज्योग्राफी के नोट्स कंपाइल करवा दें, अच्छा 400 कमा लिए सर ने आज तो, और क्या, फूड डालो और पैसा कमाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाई शुड पॉलिटिशियंस हैव ऑल द फन? क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट। यस, subjects of protection of wild animals and bird is transferred from to the concurrent list from the state list. Yes, only the Parliament of India can make laws on the subjects under the concurrent list. No, because Parliament and state legislature both can make laws. बट अगर दोनों ने बना दिया तो फिर सेंटर का प्रयोग करेगा, स्टेट का सिर्फ एक केस में करता है, और उन्होंने देखा था कब। सो अब जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से लगाएंगे, क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, जो ना बने उसको छोड़ देना, क्योंकि अभी चलो मैच करके दे दो जल्दी से ये वाला। जो ना बने तो समझ लेना कि वो पढ़ा नहीं, अगर एकदम कुछ पढ़ा हुआ टर्म ही ना लगे तो। ओके, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बताइए, ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है सर। आपके वजह किसके सपोर्टर हो, आरजेडी या बीजेपी? दोनों की नहीं है। और बताओ, बिहार की जो करंट सिचुएशन है तुम्हें पता है कितनी अच्छी है, कितना अग्रणी राज्य है भारत का, और भारत पे नहीं पूरे विश्व का, और किन किन लोगों ने शासन किया है। मैथ्स इतनी सिंपल है तो फिर इतनी दिक्कत क्यों होती है आपको डिसीजन लेने में? फर्स्ट शेड्यूल, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी तो टेरिटरी है यहाँ पर, ठीक है, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, यानी कि फर्स्ट का डी हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल, TEA, अफर्मेशन एंड ओथ, किस में है? बी में है ये, ठीक है। थर्ड शेड्यूल, थर्ड फिर से आ गया है थर्ड, कुछ तो यार वो मिसप्रिंट होगा। सेवन्थ की अगर बात करेंगे तो सेवन्थ में है आपका ए, तो मतलब ये DB, तो ये मतलब C से होगा ये। ओके, मतलब ये थर्ड नहीं, ये सिक्स्थ होगा फिर ना, ओके ये फिफ्थ होगा, फिफ्थ एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सिक्स्थ में तो वो है ना, और सिक्स्थ में तो ट्राइबल एरियाज है ना, ठीक है, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स है, तो DBCA हो जाएगा, DBCA, और इसको फिफ्थ करना, ठीक है, थर्ड नहीं। चलिए भाई, थैंक यू, बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस ठीक ठाक नंबर में है।